जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहां भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे और रमा दवा होंगे, अपने मिशन की तरफ गामजन होंगे। और आज अल्लाह का एक मरतबा फिर शुक्र अदा करेंगे, उस परवरदिगार ने एक मौका हमें और दिया और आज हम आपकी खिदमत में पेश हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है और हर दिन ही ख़ास होता है और हर इंसान के लिए ख़ास होता है। उसको ख़ास बनाना एक दूसरे का काम होता है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने पर भी एक दूसरे का ख़ास और मज़ीद ख़ास बन जाता है। आप किसी से उम्मीद लगाते हैं कि आज इससे मिलना है, उससे मिलना है, आज इसको ये पसंद है, वो पसंद है, या मैंने उसके लिए ये लेके जाना है या वो लेके जाना है। ये तो डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको किस तरीके से वेलकम करता है। वार्म वेलकम करेगा तो कमाल हो जाएगा, उसके दिन आज का बहुत अच्छा गुजर जाएगा। तो बात ये होती है कि हर इंसान, कोई इंसान बुरा अच्छा मैं नहीं समझता कि कोई इंसान बुरा होता है। हर इंसान बहुत अच्छा होता है। हर माशरे के अतबार से वो परवान चढ़ता है और वहाँ के अतबार से लोगों में रहता हुआ फिर वो अपनी मंजिलों को तय करता है। जब वो दूसरे माशरे में जाता है या दूसरे इलाके में चला जाता है तो उसके रहन सहन, बातों का अंदाज़, गुफ्तगू सब थोड़ा सा उसके मुकाबले में मुख्तलिफ होता है। तो फिर पसंद और नापसंद की बात आ जाती है कि इंसान जो है, नहीं यार ये इनकी बातें मुझे पसंद नहीं आई, यार वो बातें पसंद नहीं आई, यार ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो बात सिंपल ये कि हमें जो है सब्र शुक्र करना है। सबसे पहले हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ अल इबाद को मजबूती से थामे रखते हुए आगे बढ़ना है ताकि अपनी ज़िंदगी को हम कामयाब से कामयाब तर बनाएं। और बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात यह है कि अपने आप को औरों के लिए इस तरह एडजस्ट कर लीजिए कि सामने वाला कहे यार इसका मिजाज मुझसे कितना मिलता है। फिर वो पसंद और नापसंद की बात तो फिर एक ही तरफ रह जाती है। फिर तो हर इंसान ही पसंद आता है और हर इंसान ही अच्छा है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को तख्लीक़ किया है तो कोई इंसान जो है बेमानी बेमकसद इस दुनिया में नहीं आता। वो कोई ना कोई चीज़ होती है इसके साथ जुड़ी हुई जो अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाता वो लेके जाता है। और अगर वो अपनी मेहनत लगन के साथ काम करता है तो वो एक दिन अपनी कामयाबी कदम चूमता है। तो आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है कि लोग हमें पसंद नापसंद क्यों करते हैं। सवाल है क्या है, आया कि कौन इंसान था, कोई इंसान था या कौन इंसान था, ये बुरा हो अच्छा हो, इस बात का अंदाज़ा इसकी गुफ्तगू से बासानी लगाया जा सकता है। हम अपनी गुफ्तगू के दौरान बाज़ औक़ात ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम दूसरों की तवज्जो से महरूम हो जाते हैं। अगरचा लाहौर की बात की जाए तो अहम बात है कि आप किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसी से भी अहम बात यह है कि आपकी इस तरह की गुफ्तगू करते हुए अक्सर हम ना चाहते हुए भी अपनी गुफ्तगू में ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि लोग आपसे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ये क्या बोलना क्या चाह रही हैं, इनकी बात मुझे समझ नहीं आई है। आया कि ये अच्छा, वो इसमें एक और चीज़ आती है कि बात करने का अंदाज़ भी फ़र्क रखता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का हामिल बहुत होता है। तो बात ये कि थिंक पॉजिटिव और फिर उसके बाद देखें आपकी मंजिलें कितनी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगी। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गुफ्तगू में किस तरह की गलतियाँ करते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। तो आइए कुछ जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि तो इस हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं। मायूसी फैलाने से गुरेज करें। तहक़ीक़ से साबित है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फ़ौरन नापसंद करें तो मायूसी और मनफी गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए। फिर देखिए लोग आपसे किस तरीके से किनारा कशी कर बैठते हैं। लोग आपसे दूर चले जाएंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। फिर एक वक्त आएगा आप तन्हा रह जाएंगे और चारों तरफ आप अकेले ही अकेले होंगे। एक मैदान जैसी हालत पाएंगे अपने आप को। उसमें यूँ आप फ़ौरन आपके बारे में ख़राब राय कायम कर लेंगे। इसी के बरक्स से चाहते हैं कि लोग उनसे मिलना पसंद करें तो हर बात में मुस्बत पहलू रखें, अच्छी राय कायम करें, अच्छी बात करें कि यार आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझसे आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है, यार आप ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कभी आपसे पहले मिला हूँ या मिली हूँ। तो सम टाइम ऐसा हो ही जाता है जब आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। तो गुफ्तगू में ख़ुद को गायब होने से रोकिए और गुफ्तगू में ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कीजिए कि लोग आपको हाजिर समझें कि हाँ यार ये बहुत एक्टिव है। जैसे क्लासरूम की बात की जाए, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए या फिर कॉलेजेस या फिर आपके इदारे में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ की बात की जाए। तो आप अपने आप को एक्टिव रखें, पॉजिटिव सोच रखें, फिर देखें कि आपके मसाइल किस तरीके से आसानी से तय पाते हैं। डिपेंड कीजिए से वो मकसद सिर्फ आपका अपना ना हो, औरों के लिए भी जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। क्योंकि हम इस दुनिया में मौजूद 7 चीज़ें लेके चल रहे हैं तो सबको साथ लेके चलेंगे तो फिर मंजिल होगी आसान। जनाब अली, हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक तो खैर बहुत लंबा है। वेलकम करेंगे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुर्शीद भाई और अशरफ भाई। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का शुक्र है, सब पर करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सर इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें ज़रा।
जैसे आपने आज स्टार्ट किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अब खुर्शीद भाई आए 2-3 दफ़ा इन्होंने जो है ना गले का वो किया तो मैं नेगेटिव चला गया मैं कि मैंने कहा तबीयत ख़राब हो रही है तो पुराना याद आ गया वो कोविड वाले के मास्क पहन लो तो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हम आजकल ख़बरें देख रहे हैं, कल एक बड़ी खबर आई सर, अब उसके 2 पहलू हैं। जो पार्लियामेंट में कुछ बिल मंजूर हुए, अब ज़्यादातर उसको लोग जो देखते हैं वो नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक्सटेंशन की बात हुई कि ना टाइम फ्रेम 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया तमाम जो आपके सरबराहान हैं। अच्छा, अब आप इसको एक आपने सुना होगा मुस्तहकम और इस्तेहकाम जी। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए मईशत में, आपको जो पॉलिसी है उसमें इस्तेहकाम चाहिए तो आपको इस पर अमल दरामद करना होगा। गैर ज़रूरी फ़ैसले या गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ते हैं। सही बात। अभी आप देखें कि जब हम पहले बात करते थे, आपको याद होगा डॉलर कहाँ जा रहा है, डॉलर ये हो रहा है, तो कौन करता था? यहीं के ताजर। 10-10 रुपये एक दिन में बढ़ रहा है। अब जब स्टेबिलिटी आई है 2 साल में, तो इसको काम डाउन करने के लिए, यानी कोई चीज़ गर्म होती है हम नहीं खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं, तो काम डाउन करने के लिए कुछ फ़ैसले हुए हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि उसको मैं मुस्बत देख रहा हूँ कि मईशत आज देखें, स्टॉक मार्केट खुलते ही आगाज़ हुआ है और नया हाई मार दिया है, 92,500 की सतह पे पहुँच गई और मार्केट इंडिकेट पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया की 3rd बड़ी स्टॉक मार्केट हो गई है। तो अब ये पॉजिटिव चीज़ें हैं मुल्की मईशत की, और मुल्की मईशत अगर अच्छा कर रही है तो पॉजिटिव चीज़ें हमें देनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें हमें देनी चाहिए, और पॉजिटिव देंगे तो सामने वाला पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर मुल्क तरक्की भी करेगा। खुर्शीद भाई, आपकी नज़र में पॉजिटिव और यानी पसंद और नापसंद की अहमियत क्या है? आज आपका मजमून है, उर्दू का पेपर है आज आपका जो आपने जिक्र किया मस्बत और मनफी, जो हमारी माशरती इक़दार का भी आपने जिक्र किया, गुफ्तगू का भी आपने जिक्र किया, और लबो लहजे का भी जिक्र किया आपने। मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा 1980 की दहाई में, कि इस वक्त की जो NP के सरबराह हैं असद यारवली, उनको PTV के एक टॉक शो में बुलाया गया कि आपने जो है वो सियासी डिबेट करनी है। तो उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जब जिस टाइम वो पहुँचे मेन गेट पे, तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि यार ये तो बताओ यार, मेरे सामने मद्दे मुकाबिल कौन है गुफ्तगू जिससे मैं करूँगा। उन्होंने कहा यार जी वो है बुज़ुर्ग रहनुमा प्रोफेसर गफ़ूर अहमद। तो कहा यार गफ़ूर साहब नहीं, मैं उनसे मकालमा नहीं कर सकता। क्यों नहीं मकालमा कर सकते आप? कहने मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं वो। अच्छा, बेशक हम सियासी हरीफ हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, बुज़ुर्ग रहनुमा, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता किसी भी मामले में। तो इसलिए लिहाजा मैं अभी इसी ऑन स्पॉट वापस जा रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर ने कहा खुदा का वास्ता है आपको ऑन स्पॉट तो ना जाए, लेकिन कहा सर मैं बुज़ुर्ग से बहस कर ही नहीं सकता। आप देखें कि ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि चाहे सियासी हरीफ हों, लेकिन आप अपने लबो लहजे में, गुफ्तगू में, माजी में भी असम्बलीज़ में आपने देखा कि जो सियासी माहौल था वो बड़ा उसका एक पास रखा जाता था। जो यूथ आती थी हमारी या जो बुज़ुर्ग रहनुमा होते थे उनके दरमियान एक बड़ा अखलाकी जो है वो पहलू मद्देनज़र रखा जाता था। फिर हमारा जो माशरती पहलू है उसमें भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो आबा अजदाद हैं, मुख्तलिफ उसमें अक़वाम के लोग लगा लें, तो सबसे पहले उनका दर्स ये होता था कि आपने अपने बड़ों का एहतराम करना है, बुज़ुर्गों का एहतराम करना है। और अगर माजी में जो तीफ़े बदमाश होते थे ना किसी इलाके के, तो अपने इलाके में बदमाशी नहीं करते थे वो। तो ये भी एक अक़दार होती थी कि हमने अपने इलाके में जो है वो बदमाशी नहीं करनी है, उस इलाके की हमने रखवाली करनी है। तो ये एक मैसेज है कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को मज़बूत रखना है, बड़ों का एहतराम करना है और बुज़ुर्गों का भी एहतराम करना, उनके जो अक़वाल हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, और अगर कहीं बहस मुबाहिसा हो जाए तो उम्रों का भी लिहाज करना है। और ख़ास तौर पे और गुफ्तगू पे जहाँ आपको मालूमात नहीं है, अक्सर व बेशतर हमारा क्या होता है टॉक शोज़ में, जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसके अंदर भी हम पहल कर जाते हैं। जी। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए। जी, इस वक्त हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ जो है वो नश्तर का काम करते हैं। जी। तो कोई बग़ैर तस्दीक की भी बात ना कह दें जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ है। और इस चीज़ को सही कह रहे हैं आप कि हम जो है ना अपनी अना की वजह से औरों को, मतलब हम कहते नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे कैसे, मतलब इसने मुझे कहा कैसे, उसने मेरे बेटे को ऐसे कहा कैसे, या इन्होंने मुझे, नहीं साहब आप छोड़ दीजिए। वो उन्होंने कह दिया, उनका फेल था। अब आपका क्या है, ये आपने अपना आप दिखाना है। तो अल्लाह ताला ने कहा है सब्र करो, शुक्र करो, खामोश हो, फिर देखो अल्लाह पे छोड़ दीजिए जनाब अली, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, फिर देखें कैसे कैसे मामला कैसे कैसे तय होते हैं कि आपको भी नहीं पता चलेगा।
चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और शारा फैसल पर जो है तंजीम और आराइश का काम जो है इमारतों पे 14 इमारतें इसमें मुलविस हैं, सॉरी टारगेटेड है। हाँ टारगेटेड हैं, हाँ खबर इज़ न्यूज़ स्टाइल में ना, ब्रेकिंग स्टाइल में। अच्छा खैर मैं इस पर बात करता हूँ, 14 इमारतों की तंजीम और आराइश का जो है काम शुरू हो चुका है, इसका क्या पहलू है, इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है? देखिए अगर बैकग्राउंड पे जाएं तो एक ये हुआ था कि एयरपोर्ट से आप निकलते हैं, जो हमारे गैर मुल्की मंदूबीन आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, तो जब आप एयरपोर्ट से निकलने के बाद शारा फैसल टूवर्ड्स आते हैं और मेट्रोपोल तक आते हैं, तो शहर की खूबसूरती को कैसे उजागर कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग हुई थी। और ये बहुत पुराना मंसूबा था, तो जिसके ऊपर आप देखें कि एयरपोर्ट से निकलते ही जब आप स्टार गेट के लिए आते हैं, जैसे शारा फैसल के लिए, तो अब आपने देखा वहाँ दीवार खड़ी हो गई है। अब वो दीवार खड़ी क्योंकि सामने मैकेनिक हैं, फिर वो ये सारी चीज़, अब उनको तो नहीं हटा सकते, वो दुकानें हैं, उन्होंने वहाँ पर जगह लेके बनाई, तो उसके लिए उन्होंने क्या है, दीवार खड़ी करके वहाँ रंग रोगन किया है। जो बिल्डिंगें थी कराची में, आपने देखा है कि जो बिल्डिंग बन गई है आज से 20 साल पहले, तो रंग भी नहीं होता है क्योंकि कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों के पास। तो अब वो हुकूमत जो है सिंध उसके ऊपर ख़ुद से खर्चा कर रही है, जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि आप टूवर्ड्स जैसी शारा फैसल एयरपोर्ट से आते हैं और जो मेन बिल्डिंग शारा फैसल पे आती है, उन सब को कलर भी कर रहे हैं ताकि खूबसूरत लगे। तो ये कि अच्छा मैसेज है, क्योंकि वही फिर हम पॉजिटिव मैसेज पे जाएंगे कि ऐसे प्लानिंग जो है पूरे शहर में होनी चाहिए। अभी तो ये शारा फैसल है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ना ये जो प्लानिंग है पूरे शहर में होनी चाहिए। जो आपके शहर के जो फवारे हैं, चौरंगियाँ हैं, उन सबको बेहतर करना होगा। क्या बात है, ये पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव इमेज जब सामने जाएगा, दुनिया भर से जब लोग आएंगे तो एक पॉजिटिव मुस्बत सोच जाएगी। यहाँ एक अदद वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद फिर खुशी रहमान साहब से भी इस बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। कहीं में जाएगा, जल्दी से वापस आएगा सिटी एट 10 आपके साथ साथ। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है सबके आगाज़ में, सबसे खूबसूरत सी स्क्रीन के सामने, और आप हमारे सामने, हम एक दूसरे के सामने होंगे सिलसिला बरकरार अब, क्योंकि 10 बजे से हुआ आगाज़ और रहेगा 12 बजे तक आपका हमारा साथ। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तंजीम और आराइश का। लेकिन तंजीम और आराइश जो शारा फैसल पर हो रही है, उस पर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो ज़रा चेंज होना चाहिए, कोई बाहर से बंदा आए तो वेलकम अच्छा होना चाहिए। घर सजावट, यानी घर, ये भी कराची एक घर की मानंद है, इसको हमने मिल के आपके साथ सजाना है, बरकरार रखना है। और इस वक्त जानेंगे माल का हाल, इस वक्त क्या हाल और बेहाल है। जनाब अली, माल का हाल इस वक्त आपके सामने खिदमत में मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो आपने ख़रीदो फरोख्त करनी है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो उस हवाले से आप कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरो और कुवैती जो है वो मामलात को तय पाने के लिए, आपने उससे चेंज करने के लिए बड़ा बेहतरीन यूके पाउंड आपकी खिदमत में हाजिर है। और न सिर्फ बल्कि सऊदी रियाल इस वक्त उम्रे के लिए ज़ायरीन जा रहे हैं 73 रुपये 74 रुपये के हवाले से। स्विस फ्रांस और US डॉलर 273 रुपये और 278 रुपये में पाया जाता है। सर ये डॉलर मिल रहा है अगर मुझे डॉलर लेना हो तो? जी किस बुनियाद पर? पासपोर्ट के? हाँ, पासपोर्ट जैसे आप जा रहे हैं बाहर किसी भी मुल्क में तो $5000 जो है आप ले सकते हैं, उसमें वीज़ा आपको दिखाना है, पासपोर्ट लेके जाना है। अच्छा जी मिल सकता है। अब माशाल्लाह हालात अच्छे हैं। अच्छा, पहले डॉलर की किल्लत थी तो अब है डॉलर। किल्लत क्यों हो जाती है खुर्शीद भाई? बस ये मसनूई बहरान हो जाता है। मसनूई बहरान क्या होता है अशरफ भाई? मसनूई तो बता मतलब वो जो हमारे माशाल्लाह जो ताजर बरादरी है ये सब, क्योंकि पैसे घर में पड़े हुए होते हैं तो ज़बरदस्ती सिर्फ ताजिर बरादरी को आप क्यों फोकस करते हैं? तो यही करते हैं। मेरे पास पैसे थोड़ी हैं कि मैं ख़रीद लूँ, मैं तो तनख्वाह मिलती है, अपना खर्चे करता हूँ, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। जैसे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, अब क्या करें, गोल्ड ले लें? हाँ गोल्ड ले लें, यही बातें करते थे ना, गोल्ड ले लें, डॉलर ले लें। तो डॉलर खरीद के इन्होंने 150 का डॉलर 300 पहुँचा दिया था, तो अब गूगल करें। तो फिर हम यही कहते हैं भाई डॉलर गिनी बने हो। नाश्ते में क्या खाया था पहले बताएं? नाश्ते में सादी रोटी और रात का सालन। यार आप सुबह सुबह रोटी कैसे खा लेते हैं? सवाल है। बहुत से लोग नाश्ते के बगैर जी नहीं सकते, पराठा खाऊंगा, चाय। नाश्ते के बगैर तो हम भी नहीं जी सकते। नाश्ता सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्लान ये करता है कि आप नाश्ता किस नीयत का करते हैं? कि नाश्ते में आप तले हुए अच्छे घी वाले पराठे और ये, और लेकिन घी होना चाहिए तो फिर वो असली घी हो, फिर मक्खन हो और रोटी हो कुरकुरी वाली। हाँ। कुरकुरी कहते हैं जब खुर्शीद भाई पूरी स्लाइड हो जाते हैं मौका मिले बिल्कुल ही स्लाइड मार तो, और फिर देसी घी का और क्या साग वगैरह हो तो फिर साग हो, आए हाय हाय हाय, फिर तो मकई की रोटी हो साहब, सर्दियाँ वेलकम ना, सीधा जिना कार्डियो भेज रहे हैं। नहीं उसके बाद फिर वॉक भी हो ना? नहीं वॉक। अच्छा जी, खूबसूरती तंजीम और आराइश। देखिए तंजीम और 14 बिल्डिंगें क्यों? शारा तो बहुत लंबी तवील है साहब। तंजीम और आराइश तो देखें हर शहर की हर इमारत पर होनी चाहिए। और जिस तरह ये
पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है। तो इसकी खूबसूरती वैसे ही माजी में भी रही है और अब भी है। तो लेकिन यहाँ की कुछ पहलुओं से ये शहर जो है वो बदनाम हुआ था। माजी में भी कत्लो गारत हुई, यहाँ पे टारगेट हुई, भत्ताखोरी हुई। हाँ, शहर का तो ये माजी का रिकॉर्ड रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा। तो पाकिस्तान के ज़रा अबलाग इसको रिपोर्ट करते रहे, हम भी रिपोर्ट करते रहे। किसी बड़ी बात है उस दौर से लेकर अब तक आप हम दोनों सब एक दूसरे के सामने। बस ये तो जान लग गया जब मौत देखी होगी। यानी लोग मजाक करते हैं कि जनाब यार कराची नहीं जाना यार, तुम लोग कैसे रहते हो, वहाँ तो गोलियाँ चलती हैं, यूँ हो जाता है। ऐसा नहीं, हम भी आपके सामने भाई 24 साल। तो अब खासी अच्छी सूरत हाल हो गई है। तो ये जो एयरपोर्ट का है, जो शारा फैसल की तरफ जो रोड आता है एयरपोर्ट से, उस पर है वो गैर मुल्की सयाह, मंदोबीन, ताजिर और दीगर हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब शहर में दाखिल होते हैं तो यकीनी तौर पर उनका एक पॉजिटिव इमेज बेहतर करने के लिए और उनका कराची का चेहरा, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए ये जो खूबसूरती है, ब्यूटिफिकेशन है, ये एक होनी चाहिए, जो कि हो रही है। उसमें इकदाम ये भी हुआ कि जो हमारे यहाँ इश्तिहारात मुख्तलिफ दीवारों पे कंधा किए गए हैं, कोई बंगाली बाबा के हैं, इस तरह के और बहुत सारे इश्तिहारात जो है ना वो दीवारों पे पेंटर किए हुए थे। ये तो सर महबूब आपके कदमों में और सावित्री माई और इस तरह के फरजाना, हाँ पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे दवाखाना के इश्तिहारात। और अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है तो वही पूरी की जाएगी। इस तरह के इश्तिहारात भी होते हैं। सर एक और भी होता है, आप बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, इसलिए वो समझ गए लोग, हज़फ कर लिया ना इसलिए। सर वो कराची की ट्रेन में अगर आप कराची से अगर आप पेशावर का रुख करें तो आपको दोनों साइडों के तरफ में जैसे आप जब वो कराची के दूसरे निकलते हैं तो हम मुकम्मल सेहतियाब हो चुके होते हैं। कशीदाकारी होती है। जी जी, आर्ट वर्क है सर, ये आर्ट वर्क है, आपको पता? तो ये आर्ट वर्क है, ये आपको नहीं पता। कितनी खूबसूरती से बड़ा मैं सोचा था इतनी बड़ी इमारत पे कैसे लिखा है दवा खाना। हम लिखने बैठे, हमसे तो सारा टेढ़ा हो जाएगा दवा खाना। लेकिन वो पेंटर्स होते हैं ना, इनकी खताती अच्छी होती है। कहाँ जंगलों में लेके जाते हैं पेंटरों को। तो वहीं से वो जड़ी बूटियाँ लेते हैं ना। अच्छा, वहीं से जड़ी बूटियाँ ले लेते हैं। अच्छा, जड़ी बूटी पे आ गई है। तो इसलिए तो ये शहर की खूबसूरती है, ब्यूटिफिकेशन है। तो अब उन्होंने वहाँ से वाइट वॉश करके तो वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ अक्वाल ब्यूटिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ नकूश जो है वहाँ पे वो उस पर बनाए जाएंगे। तो एक अच्छा इक़दाम है जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी इस पर। सर एक और किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने, कराची प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में कराची कॉर्नर करते। ये कराची कॉर्नर क्या है? सब थोड़ा सा प्लीज़ आपसे शुरू करते हैं, फिर मैं जब तक आप सोचें सर क्या है ज़रा। मतलब ये है कि कराची प्रेस क्लब अगर हम देखें तो आपके मेन हार्ट पे है, बिल्कुल आप जाके देखें तो उधर इसके करीब जो है आपका जो गवर्नर हाउस है, फिर करीबी CM हाउस है, और उसके साथ यहाँ पे जो आते हैं तो हमारे जो अच्छे जो किताबें लिखी हुई हैं वो सब भी लिखा हुआ। कराची की आगाही यानी पुरानी इमारतें, इन सब की जो हिस्ट्री है वो वहाँ पे रखी गई है। जो हमें प्रेस क्लब को जो हमारा ग्रुप है उसमें बताया था कि आके विजिट करें। अब यहाँ से जाके देखें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम बहुत काम करेंगे, मेयर कराची ने फरमाया है जी, फरमाया सहाफ़ियों के लिए। देखें मेन ये है एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुर्तज़ा वहाब जो हैं कराची के हैं जी, और उनको कराची का सब कुछ पता है। जैसे कि मैंने मुलाकात हुई तो उनसे बात हुई, करेंगे तुम भी कराची को, मैं भी कराची को, तो मुझे चीज़ें पता हैं। तो मैं उनको अपनी जहाँ से हम लोग गुजरते हैं वो सब बताते हैं कि आप कभी चलें हमारे साथ, चल के दिखाएं। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जैसे हम इमेज की बात कर रहे थे, ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे थे, आप यकीन करें जब गैर मुल्की आते हैं ख़रीदार, बायर्स, तो आप दुबई कैसे वो इमेजिन आप जाते हैं तो मैं तो सोचता हूँ कितना खूबसूरत था। तो आप जब विजिट करें तो किसी आप पुराना दुबई, नए दुबई जाएं तो एक जैसे ही लगता है। ये नहीं होता कि पुराना जैसे खंडर है। अब वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ का जो लोग हैं और साथ में गवर्नमेंट वो भी खर्चा करती है क्योंकि टैक्सेस ले रही है और उसको रिटर्न देती है। तो कराची को भी खूबसूरत बनाना है तो हर जगह पे, जैसे हम प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें, जैसे आपने प्रेस क्लब के पास जो चौक है उसको क्या कहते हैं, प्रेस क्लब चौक का नाम रख दिया। आप देखें कितना अच्छा, यानी कि वहाँ पे पूरा गार्डन नुमा ये सब बना दिया है। तो ये अगर आप कंटिन्यूशन पूरे शहर में करें तो इमेज बिल्डिंग। क्या कहते हैं इसमें मुर्तज़ा साहब, क्या कहते हैं? अब वो मुर्तज़ा वहाब साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट करें और सहाफ़ियों को भी सपोर्ट करें। एक मुझे याद पड़ता है कि जब हमने खबर दी थी, मैं भी गया था वहाँ पे, मेट्रोपोल पे जो लाइब्रेरी बनी थी वो कोने पे। जी। और वो बिल्कुल ही भूल गए। शुरू में तो बहुत एक्टिव सब लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। अब आप जाके देखें कि कुछ है ही नहीं। अब ये था मेंटेन नहीं कर पाते। नहीं, वही मसला है, मेंटेन तो हमारे यहाँ। 10 साल बाद भी लाहौर गया, जो चीज़ जहाँ थी वो आज भी वहीं है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी जगह। आप लाहौर के मैं बच्चों को लेके गया था और ये पुरानी बात है, ज़ू
जू गए थे आप? लाहौर जू जाके देखें यार आप। सर यकीन जाने छोटा गया था उस वक्त भी जू वैसा ही था, आज गया हूँ आज भी अपनी अपनी चीज़ें बल्कि और अच्छा खूबसूरत बना दिया। विजिट करा रहे हैं ना। हाथी वहीं था, सरकार है, हाथी वहीं था, हाथी वहीं थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा सा सेहतमंद हो गया। डॉक्टर ने उसको कहा है कि थोड़ी वॉक शॉक करो, कहता साथ में पूल गिर गया तो फिर मसला ख़राब। तो शहर का जो मेन की पॉइंट्स है ना, देखिए मेयर कराची जो हैं वो कराची के समझ रहे नुमाइंदा हैं जी, और कराची की जो इश्यूज़ हैं उनको हर जगह पे जैसे अवामी नुमाइंदे बनने चाहिए, लोगों के पास जाके विज़िट करके। देखिए हम कराची जैसे माशी हब ये भी बोल रहे हैं, हम सब बोलते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी अच्छी अच्छी बड़ी मार्केट्स हैं उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके विज़िट करना चाहिए, उनसे मिलजुल के जो है ना, जैसे हमारे गवर्नर सिंध साहब हर जगह पहुँच जाते हैं, तो मेयर कराची को भी जाना चाहिए। एक ऐसी तजवीज़ है कि उनके जो मसले मसाइल हैं, सीवरेज का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, सफाई का निज़ाम, तो जो काम कर रहे हैं, जोड़िया बाज़ार हो गया, दीगर मार्केट हो गई, ओल्ड सिटी एरिया हो गया, तो ये शहर के समझने के दिल है ना जो कारोबार का, तो वहाँ जाके विज़िट करें, वहाँ देखें पार्किंग का क्या इशू है, ये सब। तो मेयर कराची इन सब चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह तो कराची दिल है जानी, ये उनका मशहूर और मारूफ मुहावरा है मुर्तज़ा वहाब का कि कराची दिल है जानी। अच्छा, तो इन्होंने माजी में जब वो नए नए मेयर कराची बने थे उस वक्त उन्होंने ये जुमला जो मार्केट में ऑन किया था। देखिए माशरे जो नौजवान हैं हमारे, उनकी जहनी आबियारी के लिए माशरे में एक लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ लाइब्रेरी उसका फुकदान होता चला जा रहा है, लाइब्रेरीज़ कम हैं और जो हैं वो उस तरह से मेंटेन नहीं हो पाई। जिस तरह से मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीट लाइब्रेरी का क़याम मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत से लोग कहते हैं सब कुछ तो मोबाइल फ़ोन में आ गया है। देखिए स्ट्रीट लाइब्रेरी का क़याम जो है वो माजी के कमिश्नर कराची थे इफ्तिखार शालवानी, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। मेट्रोपोल पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है लेकिन वहाँ पर ना कोई शेल्टर है, ना वहाँ पर लाइब्रेरियन है, और वो किताबें मेरे ख्याल से कोई 250 से 300 किताबें वहाँ रखी हुई हैं उस लाइब्रेरी में, और वो मेरे ख्याल से धूप की वजह से शायद वो ख़राब हो जाए अभी। लेकिन वो वहाँ से हर खास आम जो है वो शख्स गुजरता है, मिनिस्टर्स गुजरते हैं उस चौरंगी से, और यकीनी तौर पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी गुजरे होंगे, कई मुतअद्दिद बार गुजरते होंगे क्योंकि वो मेन चौरंगी है। तो लेकिन उसकी उस लाइब्रेरी की कोई उस पर पुरसाने हाल नहीं, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं किसी किस्म का कि भाई हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई नौजवान बैठ कर किताब पढ़ेगा तो किताब उसको कौन देगा, और वो इस धूप के अंदर बैठेगा, फिर उससे अगर कोई मोबाइल छीन के ले जाए, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी। फिर उसके अलावा कुछ लाइब्रेरी ऐसी हैं वहाँ पे आज भी नौजवान जाते हैं, लियाकत लाइब्रेरी जाते हैं, उसके अलावा जो बहादुर खान यार लाइब्रेरी वहाँ पर जाते हैं, फ्रेड हॉल की लाइब्रेरी में जाते हैं, नॉर्थ कराची में भी एक बनी हुई है, नॉर्थ कराची में भी एक बनी हुई है, डिफेंस की लाइब्रेरी में लोग जाते हैं। तो जिनको लाइब्रेरी का शौक़ है तो हमें किताब से मोहब्बत को और किताब की जो एक दिलचस्पी है उसको परवान चढ़ाना पड़ेगा। और यही एक काविश और कोशिश मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस क्लब में की है। प्रेस क्लब में भी एक बहुत ज़ख़ीम लाइब्रेरी है और वो उसमें कानून की किताबें भी हैं, मेडिकल साइंस से मुतल्लिक भी हैं, उसके अलावा हिस्टोरियन लोगों ने किताब लिखी हैं और कई ऐसी किताबें जो हमारे साफ़ी हज़रात ने खुद लिखी हैं, कराची पर भी लिखी हैं। उसके अलावा दीगर मौज़ूआत पे उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी सब में किताबें लिखी तो वहाँ मौजूद है। उसको मज़ीद जो है वो एलोब्रेट करने के लिए, मज़ीद उसको अच्छा करने के लिए एक कॉर्नर बनाया गया है, तो कि वहाँ पर जो साफ़ी आए और रिसर्च करें और पढ़ें। थैंक यू वेरी मच जनाब अली। तो पढ़ें और पढ़ते रहें, किताबें पढ़ें, मुताला ज़रूर करें। ये नहीं कि सिर्फ औरों की बातों पे सुनकर अपनी ज़िंदगी को आगे गुजर बसर करें, नहीं, ज़रूरी है थोड़ा सा ख़त खुताबत कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए। माना कि हम जद्दत दौर में आ चुके हैं, जनरेशन चेंज हो रही है, क्या आगे बढ़ रहा है सिलसिला, मोबाइल फ़ोन हाथ में आ चुका है, सब कुछ आपके हाथ में, बट यहाँ पर वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है। तो सोचें समझें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। वक्फ़े के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है जनाब अली, और आप यहाँ हाज़िर हैं, हम यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और कोशिश हमारी पूरी होती है सिटी 21 की खूबसूरत सी स्क्रीन से कि हम आप तक वो सारी मालूमात और तमाम वो बातें शेयर करें जो हमें बिल्कुल सच की बुनियाद पर मिलती हैं, और आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और भरोसा करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं। जनाब अली, तो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 1915, अब आप सोच रहे होंगे 1915 हेल्पलाइन ही है, और ये हेल्पलाइन आपके लिए बहुत कारआमद है। अगर आप ऑन रोड हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ और आप बस अपनी मर्ज़ी के मालिक बन के जा रहे हैं, होगा तो देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। तो ऐसा सीन अब नहीं है, बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम पे हम जा रहे हैं। तो जनाब DIG ट्रैफ़िक की हिदायत पर ट्रैफ़िक पुलिस का मौसर इक़दाम है साहब। अच्छा भाई,
जी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊं, आज मैं अभी जब आ रहा था तो एक साहब जा रहे थे, तो मुझे आते हुए याद है कि हमारे एडिटर थे और हेड भी थे खालिद भाई सर, तो गुलशन हदीस से आते थे वो हमारे कुरंगी ऑफिस। उनका इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। तो वो बाइक वाला जा रहा था, तो मैं जब आ रहा था कौजे वाली रोड पे, तो वो 150 जो सुजुकी की है उस पर वो साहब आ रहे थे विदाउट हेलमेट, और वो ऐसे चला रहे थे कि वो पाकिस्तान में अकेले आए हैं रोड पे ना। अच्छा। अब वो जैसे ही आगे आए, मेरी गाड़ी के आगे आके उन्होंने पहले साइड मारी यूँ करके, फिर उधर के मैंने स्लो में गया। मैंने कहा भाईजान, हाँ, गाड़ी से अगर आप टच हुए ना तो आप रोड के उस तरफ खड़े हुए होंगे, सही बात तो है। अपना ख्याल करें, बच्चों का, घर वालों का, कोई ना कोई होगा घर पे तो जाना है। हाँ। मसला ये है कि ये जो अब ये स्टार्ट हो रहा है ना, मैं बताऊँ इसके बहुत सारे अहम पहलू हैं। हेलमेट, बाइक पे आपको बैक मिरर होना चाहिए, हाँ। क्योंकि जब मैं चला रहा हूँ बाइक और मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे तो ना इंडिकेटर है, ना बैकलाइट है, ना हेडलाइट है, और वो चला रहे हैं, और मेहरबानी है उनकी कि रोड पे आ गए। मसला ये है कि आप हैं, मतलब कि ये जो है ना, ये अमानत है जी, ये जान, और अल्लाह ताला ने दिया अशरफुल मखलूक़ात चुना है आपको, तो आपको उसकी जो है हिफाजत भी करनी है। आप दूसरी की जान को ख़तरे में नहीं डालें। ये मैं सब जो शहरी और ये सारे इस शहर में है, हम मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी है, हम मान रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन अगर आप कंट्रोल में अपने लेन में चलेंगे ना तो मसला नहीं होगा। लेन पे आप फॉलो करें। अब आप देखें हेलमेट, आप अभी आते हैं, कहाँ से आते हैं आप? बैरिया टाउन से यहाँ तक। आप बताएं कितने लोग आपको हेलमेट वाले नज़र आते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सुरागोट के पास हेलमेट उतार के टंकी पे रख लेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आप देखें, बाइक चला रहे होंगे, चाबी पकड़ी हुई है, मोबाइल पकड़ा हुआ है ऊपर, बाइक चलाते हुए आप मोबाइल पे आप कर रहे हैं। हाँ। अब ये सिस्टम को ठीक सर, वही तो हेलमेट लगा के मोबाइल ऐसे करके साइड में डाला होता है। अगर आपका जहन डाइवर्ट होगा ना, और 2 सेकंड लगते हैं एक्सीडेंट होने में, 2 सेकंड, तो ये है बहुत अच्छा है। अगर इसके ऊपर जाके बस एक ख्वाहिश है मेरी कि ट्रैफिक पुलिस वाले चलती हुई बाइक के सामने नहीं आए, गाड़ी के सामने नहीं, एकदम आगे रोक देते हैं। हाँ, तो कंट्रोल करके चलाएं। और दूसरा ये कि सब ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए। सीट बेल्ट, आपको बताऊं, सीट बेल्ट का भी एक अहम इंपॉर्टेंट है। जो आजकल गाड़ियाँ हैं, हम समझते हैं सीट बेल्ट जिसमें एयर बैग होता है ना, उस हमें समझना होगा। सीट बेल्ट जब हम लॉक करते हैं उसमें एक सर्किट होता है, वो सर्किट जब तक वो नहीं मिलेगा और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग जब गाड़ी आगे से हिट करती है, एयर बैग खुलते हैं। सही। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे, 100% आप किसी भी माहिरीन को बुलाएं, सीट बेल्ट अगर नहीं लगा हुआ होगा, एयर बैग नहीं खुलेगा, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और अगर आपने सीट बेल्ट लगाई तो उसका सर्किट मिला और गाड़ी कहीं हिट हुई तो आपका एयर बैग खुलेगा, तो आप सेफ हो जाएंगे। वो इसलिए गाड़ी में रखा हुआ है, सारी जो ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ और एयर बैग खुल गया तो आपकी गर्दन की नेक जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि इतनी स्पीड से आता है वो एयर बैग। तो ये हमें समझना होगा, ये सारे कवानीन हमारी सेफ्टी के लिए हैं, और जो इंसानी जान जो है ना बहुत कीमती है। और जब हादसा होता है तब हमें याद आता है कि ये मैं कर लेता, तो पहले से कर लें। आप पहले से कर लेते हैं। खुर्शीद भाई, हम ये देखते हैं कि हम कराची की बात करें, हम मुल्तान की बात करें, हम पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, कहाँ की बात ना करें, हर दफ़ा हम जिक्र होता है कि कराची में जो हेलमेट पे सख्ती होगी, हम चलान होगा, सब कुछ होता है, वेरी गुड, बट अमल दरामद लोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं बात करूं लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी की, तो वहाँ ऐसा ज़बरदस्त कानून है कि मैं ढूंढता रह गया कि बगैर हेलमेट के कोई मुझे मिल जाए। यकीन जानिए हर बंदा हेलमेट में था। यही और इवन कि जहाँ कैंट में जो चेक पोस्ट थी, लाहौर की अगर मैं बात करूँ, पिंडी की बात, जहाँ चेक पोस्ट होती है, आपने देखा होगा फौजी सिपाही खड़ा होता है उनके एरियाज़ में, जब आप एंटर होते हैं तो वो बाकायदा अपने हेलमेट को ये नहीं कि वो स्क्रीन हटा ना, वो अपना हेलमेट ऊपर करके बताते हैं हाँ जी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो उनके यहाँ पे जो गोप्रो लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम सारे, मतलब एक सिक्योरिटी नज़र आती है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ सबके बैलेंस होनी चाहिए। तो फिर वो कहते हैं ना कि जब तक डंडा, तो वही वाली बात है कि हमारे यहाँ रूल वहाँ पे चलते हैं जहाँ पर हमारा अपना आप जो है वो। तो सर ये क्या वजह कि कराची में ही ऐसा इतना इसको हर रोज़ाना डिस्कस करते हैं हम, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं की जाती एक ही दफ़ा? देखिए बेग साहब, इसमें जो हेलमेट के इश्यूज़ के ऊपर जो बात हम कर रहे हैं, इसमें आगाही मुहिम जो कैंपेन है वो लॉन्च करने की ज़रूरत है हमें, गवर्नमेंट की सतह पे भी और ट्रैफिक पुलिस की सतह पे भी, कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके कैंप्स ये मुनक़िद करें, कैंप्स लगाएं और वहाँ पर शहरियों को बुलाकर उनको अवेयरनेस भी दें कि देखिए ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे और लोगों को इस बात का खौफ नहीं होगा कि भाई आपकी छोटी सी एक गलती की वजह से, चंद सेकंड की आपकी गलती की वजह से और हेलमेट ना पहनने की वजह से आपकी जान
जा सकती है और आप अपने प्यारों से दूर हो सकते हैं। और आपके दूर जाने से ज़िंदगी, इस ज़िंदगी से उस जहां में मुंतकिल होने के बाद आपके प्यारों का क्या होगा। तो ये एक खौफ और ये एक मैसेज है, ये हमें देने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे भी, और हमें जो हमारी मुख्तलिफ जो शाराएँ हैं, मेन शाराएँ, वहाँ पर हमें ट्रैफिक पुलिस की सतह पर भी हमें इस कैंपेन को लॉन्च करना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस को अपना रवैया भी बेहतर करना पड़ेगा। जो रवैया ट्रैफिक पुलिस का शहरियों के साथ होता है, माजरत के साथ, वो इंतहाई कभी आपके साथ ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। अभी वो रोकते तो हम बता देते हैं कि भाई हम हमारा ताल्लुक मीडिया से तो जाने देते हैं वो। लेकिन अमूमन ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुख्तलिफ सर लोग भी वैसे कम नहीं है हमारे यहाँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि उल्टा और गिरबान पकड़ लेना, मारा मारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार उन रोकते अब उनको है जिनके साथ फैमिली सफ़र कर रही होती हैं। अच्छा, तो उनके साथ ज़्यादा वो मिसबिहेव करते हैं। भाई अगर फैमिली किसी के साथ बैठी हुई है, कोई हो सकता है इमरजेंसी में जा रहा हो, कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, कुछ फैमिलीज़ को तो हमने भी वहाँ जाके उनका मामला बीच बचाव करा कि फैमिलीज़ हॉस्पिटल जा रही हैं तो उनको रोका हुआ कि आप लाइसेंस दें, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवा। तो ये इस तरह का उनको भी अपना रवैया देखें, दोनों तरफ से जो है मामला बेहतर करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को अपना रवैया बेहतर करना पड़ेगा और उनको अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी। सर वो लॉन्च, मैं तो कहता हूँ ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए कि मैं आपके मोबाइल फ़ोन पे, जैसे सऊदी अरेबिया में, दुबई में, दुनिया भर में हर जगह आपका ई चालान आता है। अब आपको कहीं सार्जेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तस्वीर खींचेगी और आपका चालान आपकी मोबाइल फ़ोन में होगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि आप शनाख्ती कार्ड से कनेक्टेड है, ईच एंड एवरीथिंग बैंकिंग के। तो अगर ये सिस्टम यहाँ आ जाए तो ऑटोमेटिकली हर बंदा फिर हेलमेट भी पहनेगा, फिर ज़रूरत नहीं है। फिर मैं समझता हूँ सर, अगर हम यहाँ हेलमेट उनकी बातें कर रहे हैं, आप सड़क पे देखें ना, अभी फिर कैंपेन आईजी साहब ने कहा कि हैवी ट्रैफिक नहीं आएगा। अब हैवी ट्रैफिक की डेफिनेशन तो दें। शरफ फैसल में भी डंपर नज़र आया मुझे, ऑयल टैंकर नज़र आया। देखें, जब पीक आवर है, इस पे आपका स्ट्रिक्ट ये होना चाहिए कि कोई भी हैवी ट्रैफिक डंपर तो आना ही नहीं चाहिए। कातिल हैं ये लोग, कातिल हैं। मतलब अगर आप देखेंगे ना, मैं जो फुटेज आती है, मैं कसम से मेरी नींद नहीं आती है। मतलब ये कातिल यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं और आप इनको कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन उसके लिए चल रहे हैं, डंपर कचरा उठाने के लिए। आप रात को चलाएं इनको। मेरी ये बहुत ही सर, आप ही के शहर में, कैंट में या बैरियर टाउन में रात में बताएं कि सफाई रात में होती है। इस शहर में आपका मदीर कैंट भी है जी, अस्करी भी है, इन सब में आप मुझे बताएं कि डंपर नजर आता है? नहीं। ये इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ये? इनका ये बताएं, इस शहर में शहर फैसल हो गया, मेन सड़कें, इस पे आप डंपर नहीं आने दें। ये कातिल हैं। आप जिनकी फैमिली को ये लोग चढ़ा, कराची में नहीं आने चाहिए, इस दिन दहाड़े नहीं होने इनको। मतलब आप जब पीक आवर है उसी वक्त आपका डंपर आता है, उसी वक्त आपके ऑयल टैंकर निकलते हैं, उसी वक्त। क्या जरूरत है भाई, आप रात को निकालो। पूरी दुनिया आप जाएं ना कहीं पे, आप जाएं इस्लामाबाद, लाहौर, आपको नजर आते हैं डंपर, पानी के टैंकर नजर आते हैं? नहीं देखे मैंने। तो आप यहाँ पे आप क्यों खुला छोड़ा हुआ है? आप इतने लोड के साथ आप आ रहे हो, ब्रेक मारते हो, हाइड्रोलिक, आपको पता है उसको रोकने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, वो रुकता नहीं है, उसके बाद वो चढ़ाते, कहता है कि उसका कसूर है। ओ भाई, वो तो जा रहा है, आप कैसे आ रहे हो? और वो ऐसे चलाते हैं जैसे वो डोजिंग कार चला रहे हैं। इनको मेरा ये प्रपोज़ल है, या मेरी तरफ से ये है राय, कि इनको रोड पे, जैसे आपने कहा है ना, हैवी ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, तो इस पर अमल दरामद कराएं और जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे होगा तैनात, उसको मअतल किया जाए अगर ये रोड पे है। सर आप ये जो हम हेलमेट और इन सब की बातें करें, ये तो अपना है, लेकिन सबसे पहले हैवी ट्रैफिक, आप शहर में आप हादसा देखें, आप पीक पे पहुँचा हुआ है, क्योंकि जो दिमागी प्रॉब्लम है ना इन लोगों की, वो इतनी बड़ी है कि वो उस पर बैठते हैं और कहते हैं ये मेरे सामने आ रहा है, चूटी की तरह चढ़ाते हैं ये। आप जाके देखें, मैं डंपर में बैठ के, मैंने एक दफ़ा इसका रिपोर्ट बनाई थी, जैसे हम बैठे हुए ना, मेरी हाइट जो है 5'11" है। अब मेरी 5'11" के ऊपर, यानी कि वो 7वें फीट पे वो बैठता है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि मैं बाइक पे बैठा हुआ जा रहा हूँ, उसको नज़र आऊँगा? नहीं आऊँगा नज़र। ये ट्रैफिक पुलिस वालों से मैंने पूछा, मैंने बहुत सारे हाई लेवल के उनसे पूछा, वो मुझे यूँ देख रहे हैं। मैंने कहा भाई, आप फिजिकली तौर पे जाके करके तो देखो, डंपर में कभी आप बैठे हैं? वो कह रहा है कि सामने क्या, साइड के इतनी बड़ी चीज़ को आप जिग जैग करके चला रहे हैं। आप लेफ़्ट साइड पे अगर स्ट्रीम पे चलाते हैं ठीक है, वरना जो आपने आईजी साहब ने ये कहा है कि कोई भी हैवी ट्रैफिक, अब इसमें 25 व्हीलर, 50 व्हीलर, 800 व्हीलर, कोई भी हैवी ट्रैफिक, जो भी LTV, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल से कोई भी ऊपर आता है, किसी को नहीं आना चाहिए। खुर्शीद भाई, हम ये देखते हैं कि मैं तो ये कहूँगा, मोटरसाइकिल वाले हजरात जो हमारे भाई हैं, वो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में भी नज़र आते हैं।
विदाउट हेलमेट भी नज़र आते हैं। अपनी फैमिली को, अम्मा को, बेगम को बिठा के बच्चों के साथ पहली लाइन में, कल मैं देखा शारा फैसल पे वो जा रहे हैं डिग रोड से भाई साहब मलिर की जानिब, और मतलब हेलमेट भी नहीं था और फुल स्पीड में ना, मतलब मैं गाड़ी की रफ्तार देख रहा हूँ कि 80-85 पर है और वो भी 80-85 मुझसे आगे है। तो मैं डर के मैंने अपनी रफ्तार को कम कर लिया, खुदा ना खास्ता, और मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि काइंडली कॉर्नर पे जाओ, आप गलत जगह पे, फर्स्ट लाइन फास्ट लाइन होती है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ भी लोग इल्ला माशाल्लाह। फिर साइकिल ही हम ये देखते हैं, हमें सुनने में आया था एक ज़माने में शायद लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए बना दिया जाएगा कि सोराबकोट से जितना है ट्रैफिक है वो बाहर निकल जाए। ये इस पर कितनी सदाकत थी नहीं थी, या बस ऐसी उड़ी हुई बातें थी? इसमें तो हैवी ट्रैफिक के हवाले से तो कुछ बातें आई थी सामने, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे अमल दरामद हुआ नहीं है। होता नहीं। तो जो कराची में एक हैवी ट्रैफिक वाला पूरे आता है, शहरों में, हर बड़े शहरों में होता है, कराची में एक ड्राइवर आता है, यूं हाथ आता है उसका और यूं करता है और वो चला जाता है। समझ गया? हाँ, सोराबकोट पे भी मैंने देखा है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ट्रैफिक के साहब कोई बड़े देख रहे हैं भाई, मैं अगर आप कहेंगे तो हम फुटेज भी देने के लिए तैयार हैं बाकायदा। हम ये सोराबकोट जो पंप से पहले अंचोली जिसे कहा जाता है, वहाँ बाकायदा वो साइड किया जाता है। 3-4 बंदे आके वो ऐसे होते हैं जैसे पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं ना, मतलब वो बीच में आके ऐसे लाइक, और वो आके वो साइड में लगाते हैं और वो लाइक 10 लियाकताबाद 10 नंबर पे मैंने देखा, और ऐसे नागन चोरेंगे 10 जगहों पे हमने देखा है। लेकिन यहाँ उनकी वो मुट्ठी गर्म कर रहे होते हैं सर। अच्छा, वो तो फिर ठंडी हो रही होती है, ठंडी हो रही होती है, तो फिर सिस्टम फिर तो कैसे ठीक होगा कि हम जब अपना आप, हम अगर एक हो जाए ना, अगर हम रिश्वत देना बंद कर दे, बीइंग अ मुस्लिम जो कि सख्त ममानियत है, लेकिन हम तो हम हैं और बस हम कहते हैं अभी थोड़ी मरना, हमें अभी तो ज़िंदा रहना है, अभी क्या रखा है, कोई बात नहीं, गाड़ी चलनी चाहिए साहब। तो ये सोचिए कि मरने के बाद जब उसके हुजूर आप जब पेश होंगे तो फिर क्या होगा। सर ये बताएं, स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें माशी जायज़े के बाद शरह सूद का ऐलान किया गया, जिसमें 2.50% कमी का फैसला किया गया। देखिए अजहर भाई, ये बताऊं कि तारीख में पहली बार जो स्टेट बैंक ने कल मॉनिटरी पॉलिसी में 2.5% की बड़ी कमी की है, पहली बार तारीख में, और जो 17.5% था डिस्काउंट रेट कम होकर 15% पर आ गया है। और ये मार्केट एक्सपर्ट जो हमने चलाया था मार्केट का सर्वे, तो 2% देख रहे थे। 2.5% का ये है कि महंगाई की शरह कम हुई है, सिंगल डिजिट में आई है, 44 माह की कम तरीन सतह पे जो आ गई है 7% पे। तो उसको देखते हुए स्टेट बैंक ने रिलीफ दिया है। और सबसे अहम बात ये सिर्फ जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए या बैंकिंग सेक्टर के लिए शरह सूद कम होने का फ़ायदा नहीं, हुकूमत को भी फ़ायदा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक कल मॉनिटरी पॉलिसी के बाद माशी माहिरीन से मिले, उन्होंने कहा कि मुसलसल 4 मॉनिटरी पॉलिसी से हमने शरह सूद में 7% की कमी कर दी है। यानी जो अगर देखा जाए कि 6 महीने पहले जो मुसलसल 1 साल तक 12 महीने तक शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पे बरकरार था पूरे 12 महीने। उसके बाद महंगाई की शरह कम होना शुरू हुई तो शरह सूद में आहिस्ता आहिस्ता कमी की है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमने 22% से 15% किया है तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमें कर्ज पे जो सूद अदा करना था वो था 9,800 अरब रवा माली साल, वो 1,300 अरब कम होकर 8,500 अरब रह गया। अब शरह सूद जो कम हुआ है डबल फ़ायदा हो रहा है। अब मईशत जो है छोटे पैमाने की सनतें बैंकों से कर्ज भी ले सकेंगी, हुकूमत को जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है जो कर्ज लिया हुआ है उसकी सूद कीमत में जो अदायगी वो भी कम हो गई है। तो ये मुल्की मईशत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब ये है कि ये जो हो रहा है आगे चलकर हमें मज़ीद इसका फ़ायदा होगा। खुर्शीद भाई 17.50 शरह सूद से कम होकर 15 पर आ गया है, तो इस पर फ़ीसद पर आ गया, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आम आवाम पे, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए जिस राशिद साहब ने बात की कि सॉलिड से ही मुझे इस तरह बोलना है, शरह सूद वैसे तो होने नहीं चाहिए, माजरत। तो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम आएगा, उसमें कमी वाक़ई होगी। उसके अलावा जो जिस तरह अशरफ खान साहब ने बात की कि बैंकों का जो कर्जा है, जो हमें कर्ज का सूद है वो अगर 5 रुपये देना तो अब 2 रुपये देना पड़ेगा, मतलब उसमें देने के मामले में भी कमी आई है और फिर से स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। और हमारे शहर के ताजरों का, मुल्क के ताजरों का ये मुतालबा था कि शरह सूद में कमी होनी चाहिए, और शरह सूद में जब कमी होगी तो मुल्क की जो मैशत है वो स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाएगी। ठीक है सर, इसमें हम ये देखें स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं 11 अरब 15 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए। जी, देखा जाए कि IMF का जो फंड जो मंजूर हुआ था उसके बाद 1 अरब जो 2 करोड़ डॉलर आए, फिर बाकी अगर हम देखें दीगर डोनर एजेंसी से भी आए, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब जो स्टेट बैंक ने जो कहा है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी 30 जून 2025 तक स्टेट बैंक के सिर्फ ज़खायर जो हैं 13 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएंगे। इट्स मीन कि जो IMF की शर्त है कि आपका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया होना चाहिए इम्पोर्ट बिल के 3 महीने के बराबर ज़खायर। सर मैं इस बात को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, वक्फ़ा अचानक आया है, वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। सिटी एट 10।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक मरतबा फिर, और बात करें शरह सूद और फिर बात करें कराची चैम्बर ने शरह सूद में कमी को नाकामी का कहने नाकामी हो गई है। जी, बिज़नेस कम्युनिटी जो मैं बताऊं कराची चैम्बर फेडरेशन ने हर बीपर में कल जो अपडेट दिया है तो 4 से 5% कमी का मुतालबा किया था, और जिसमें बुनियादी वजह उनकी भी ये है कि सिंगल डिजिट में आ गया। महंगाई की जो शरह है पिछले साल के मुकाबले 7% रह गई है, जो पहले आपकी 38% पे थी, 38% से कम होकर वो आ गई है अब 7% पे। तो उन्होंने कहा कि जब आपने इसको कंट्रोल करने के लिए शरह सूद बढ़ाया था तो अब जो है कमी भी उसके हिसाब से करें, तो कम से कम जो है 4-5% जो अगर करते, जो कि अगर हम देखें 17.5 था, 5% भी करते तो कह रहे हैं बड़ा रिलीफ मिलता है, इंडस्ट्रियाँ चलती। क्योंकि अज़हर भाई अगर आप देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी बिजली की कीमत बुलंद तरीन सतह पे है, गैस की कीमत बुलंद तरीन सतह पे है, जो आप माल इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि डॉलर आपका ऊपर अभी भी है, 150 का डॉलर 2 साल पहले था, अब 280 रुपए का है, तो आप जो इंपोर्ट कॉस्ट है आप ज़्यादा पेमेंट करें तो लोगों के पास पैसे कम हो गए। तो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन की जो लाइनअप है वो जो 3-3 शिफ्टें चलती थी वो एक शिफ्ट पे आ गई है। ठीक है, क्योंकि आपकी बिजली का बिल जिसका 20 लाख आता था वो 40 लाख आ रहा है, जिसका 50 लाख आता था 1 करोड़ आ रहा है, जिसका 1 करोड़ आता है। तो इंडस्ट्री के तो ऐसे ही बिल आते हैं, अब उसके पास पैसे नहीं है। जब पैसे की किल्लत होती है तो कहाँ जाते हैं और बैंकों से अपनी फैक्ट्री को मॉर्गेज करा के कर्जा लेते हैं। अब जो इतना हाई लेवल जो इंटरेस्ट रेट था वो अब कम हुआ है, तो अब वो कर्जा पहले नहीं ले रहे थे, अपने आप का काम कम कर दिया था। अब क्या होगा कि छोटे पैमाने की सनतें हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बैंकों से कर्ज ले सकेंगी, माली मामलात को हल करेंगी और इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकेगी। ठीक है खुर्शीद भाई, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि इस वक्त जो मामला है ज़िंदगी बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं और सिंध सरकार जो है इस वक्त बहुत काम करती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से जो लोगों का सोशल मीडिया पे एक बड़ा एक वायरल सिलसिला चल रहा है, सर इसके पीछे क्या मतलब ये इस पॉजिटिव, क्योंकि आज टॉपिक हमारा यही है पसंद नापसंद, पॉजिटिव सोचें इसको नेगेटिव सोचें, किस एंगल से देखें इसको? वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, गुड टॉपिक, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हैरानकुन और हैरानकुन भी है कि माजी में भी माजी की जो स्कीमें थी, जो तरक्याती स्कीमें थी, अब वो एक महीने कबल जो है वज़ीर आला सिंध का इस पर बड़ा बरहमी का इज़हार किया उन्होंने कि भाई जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको जितना जल्द मुकम्मल हो सके वो कर लिया जाए, और नई स्कीम्स जो है वो अभी फ़िलहाल उसके ऊपर काम नहीं है। और शहर कराची की बहुत मुतअद्दिद स्कीमें हैं जिनके ऊपर जो 2 रोज़ कबल भी वज़ीर आला सिंध ने जो है वो उसका दौरा किया है, और ये जो कॉजवे वाला ब्रिज है और जल्दी मुकम्मल किया जाए। उसके अलावा मलीर एक्सप्रेस वे और शहर की दीगर जो तरक्याती स्कीम है। मुराद अली शाह साहब ने तो ये भी कहा है कि भाई अब जो है ना ये हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये जो जराइम पेशा मामला के साथ साथ इसके साथ साथ जो आपने डिस्कस किया कि ये जो मामला बढ़ते जा रहे हैं हम इसके ऊपर काम करेंगे, काले शीशे हों, बगैर नंबर प्लेटी गाड़ी हो और रंग बिरंगी प्लेटी गाड़ी हो, और ये जो स्नैचिंग का बढ़ना है अब इसमें हम मैदान में आ चुके हैं, आप आ चुके हैं, मतलब सर अच्छा लगा वैसे। हाँ, अच्छा, तो ये उनका इसलिए कह रहा क्योंकि देखें पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बहुत ज़्यादा मौसमी स्पीड के बाद मरीम नवाज़ जो है वो मुतारिक नज़र आई। जी। और मोहसिन नकवी साहब की जब निगरान वज़ीर आला थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। बेसिकली वो जर्नलिस्ट थे और उन्होंने उनको पता था कि किस तरह से कहाँ कुछ चीज़ें जो है वो जल्दी की जा सकती हैं और कैसे पॉजिटिव की जा सकती है। तो उसके बाद फिर मरीम नवाज़ साहब आई हैं, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो अब वो ज़ाहिर है अब जब बात होती है प्रोजेक्शन की, प्रोडक्शन की और प्रोग्रेस की, तो सूबा सिंध जो है उसके मामले में कई हवालों से पीछे है। तो अब उनको बीट करना है। मुराद अली शाह खासे हैंडसम और पढ़े लिखे वज़ीर आला सिंध हैं, तो उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर इनिशिएट किया है और उसमें काम की रफ्तार को तेज़ करने की जो है वो तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की है। ठीक है, मैंने सर ये मुझे बताएगा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने जो बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब तजुर्बे को जो है बड़ा सराहा है और पाक फ़ौज को जो है कौम की तरफ से इस्लामी शुक्र अदा किया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो कि हमने सर जी तो सबकी कामयाबी है। और जो हमारे दुश्मन हैं उनको ये पैगाम जाता है कि हम मौन हैं और हर वक्त रेडी हैं, और उनको ये जो पैगाम जाता है कि जो एक कोई भी तजुर्बा का कामयाब होता है ना तो वो आप पूरी दुनिया उसको हाईलाइट करती है और पूरी दुनिया देखती है कि इन्होंने एक और कामयाब तजुर्बा कर दिया माजी की तरह। और जो हमारा बरादर मुल्क है भारत, अगर उसका भी देखें तो बेचारे देख ही रहे होते हैं, ऊपर ही जाके गिर जाता है वो। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है और हम इसमें बहुत आगे हैं। अच्छा,
तो सर ये बताएं कि चीज़ें तो चल रही हैं, अल्लाह ताला हमारी इसी तरह मुल्क को कायम और दायम रखे और चीज़ों को आगे बढ़ाए, और हर सेक्टर में मैं समझता हूँ कि जो है वो तरक्की होनी चाहिए। खुर्शीद भाई, हम देखते हैं कि हर बंदा परेशान भी दिखाई दे रहा है, कुछ काम करना चाहते हैं, नौजवान की अगर हम बात करें कि हर अपनी 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 मेहनत से जो है वो आगे बढ़ते हैं और हर इदारे के लिए काम करते हैं, लेकिन एंड ऑफ टाइम देखते हैं जब पीक पकड़ता है कोई भी इदारा, माज़रत के साथ जो हमारे सोशल मीडिया की अपनी ज़बानी है, लोगों की अपनी ज़बानी, जो हम देखते हैं व्लॉगर्स को देखते हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं और मुख्तलिफ लोगों से सुनते आए हैं कि यार जो कोई काम जिसमें ज़्यादा मामलात बढ़ने लग जाएँ, तरक्की होने लग जाए, तो उस मामलात पता नहीं फिर क्यों ऐसे हो जाते हैं कि वो डाउन हो जाते हैं। जैसे इंटरनेट की एक मिसाल ले लीजिए आप, तो इस पर क्या आप कहेंगे, इस बारे में आपकी क्या सोच रखते हैं आप? देखें, आपकी जो अपनी ज़ाती एफर्ट्स है सर, मैं बहुत सारे ऐसे नौजवानों को जानता हूँ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो पढ़ी लिखी हैं और वो ख़ुद मेहनत करना चाहती थी और उन्होंने मेहनत की और वो आगे बढ़ गई। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स की बुनियाद पे मैं एक 2 रोज़ कबल एक मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई, तो वो घर में उनके मतलब महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा सूरत नागुफ्तगा थी। तो अब वो जब वो सूरत उन्होंने ई कॉमर्स की कोर्सेज़ किए, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी रन कर रही हैं, उसकी वो CEO हैं और अपने घर की किफ़ायत भी कर रही हैं और घर को सपोर्ट कर रही हैं। और इसी तरह बहुत सारे हमारे यूथ, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो IT के कोर्स करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो अपने घर का सहारा बनते हैं और फिर घर के सहारे के अलावा और मुल्क के पाकिस्तान का नाम वो दुनिया भर में रोशन करते हैं। उसकी मिसाल माजी में अरफा करीम की आप ले लीजिए, उसके अलावा और बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने अपने शोबे के अंदर बड़ी अंत तक मेहनत करते हैं और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके माशरे में किस निगाह से देखा जा रहा है, कि कहीं हकारत से इनको देखा जा रहा है, कहीं उनको तनकीद हो रही है। जब आपने आगे बढ़ना है और अपनी सिमत ठीक रखनी है, तो आप जो तनकीदी पहलू हैं उनके ऊपर जो है वो आपने नज़र नहीं दौड़ानी, बल्कि उनसे आपने लर्न करना है, सीखना है कि हम पर जो तनकीद हो रही है वो तनकीद बिल्कुल बेशक जारी है, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक जो है वो जाना है और हमारा जो टारगेट है उसको हमने अचीव करना है, उसको गोल को अचीव करना है और उस गोल को अचीव करने के साथ साथ ही आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। वेरी नाइस। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये ना सोचिए कि यार मैं ये वाला काम कर लूँ या ये वाले काम का चुनाव करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता हूँ। आप कोई भी काम करें, लगन के साथ करें। ये ना सोचें इस फील्ड में बड़ी स्कोप है जी ना वैली, और ये काम में बड़ा फ़ायदा है। हर बंदा IT और साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और AI और फलाना इसमें जा रहा है, तो यार जो मैंने पढ़ा था मेरा तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। नहीं साहब, अपडेट कर लीजिए इसमें अपने आप को, कितना किस हद तक अपडेट कर सकते हैं ये आपको डिपेंड करता है। दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनली सतह पर आप देखें कि अगर आपने ग्रो करना है तो आपको क्या कुछ करना आना है। बेसिक अगर टाइपिंग ही अगर आप करना सीख लें, आप MS ऑफिस सीख लीजिए, तो एक मुनासिब सी जॉब मिल सकती है एक अच्छे से इदारे में, मैं समझता हूँ। बाकी तो फिर डिग्री भी हासिल कीजिए, लेकिन डिग्री के साथ साथ आप स्किल्स ज़रूर सीखिए कि जिस इदारे में आप काम करना चाहते हैं उस इदारे की स्किल्स हमें तरबियत क्या रिक्वायर्ड है, ताकि हमारे लिए उस डिग्री के साथ साथ एक पॉजिटिव ये भी बात हो कि साहब मुझे ये काम भी आता है, ताकि सामने वाला आपका चुनाव करने में फ़ैसला अच्छा कर सके कि हाँ ठीक है मेरे मतलब का आदमी है, ये मतलब की खातून ये काम अच्छा कर सकती हैं, इदारों को मेरे साथ मिलकर चलकर कामयाब बना सकते हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। कहीं में जाएगा मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अभी हमारे साथ साथ हैं, कहीं में जाएगा ब्रेक। जनाब अली, वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जनाब अली मतलब फिर, और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खैर वफ़ी के साथ हम गामज़न हैं और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इस सिलसिले के आगाज़ में अब वक्त हुआ चाहता है कुछ चीज़ों को मज़ीद बढ़ाने का, क्योंकि बात यह है कि एक टॉपिक एक ऐसा है, बड़ा ख़ास टॉपिक है, इस पे बड़ा मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह तबसरा करेंगे और आज हमने सोचा कि कुछ तबसरा जो है अपने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ ही किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी सबकी जुड़ी हुई है। पैनलिस्ट तो हैं ही हैं हमारे साथ, वेलकम है, गेस्ट भी हैं, ये भी हमारे गेस्ट हैं। तो ज़ाहिर है हर इंसान चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। एक इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती शादी करने की, यानी उसको शादी करनी है तो करनी है, और ख़वातीन को जोड़े बनाने हैं तो बेताशा बनाने। ये दोनों ख्वाहिशें ऐसी जो ना पूरी मतलब पूरी करने के लिए अगर जितना वक्त दरकार हो तभी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी तो हमारे अभी जब हमने इस टॉपिक का सोचा हमारी टीम ने कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करें, तो फ़ौरन से इन्होंने कहा यार हम भी बात करेंगे। इन्होंने कहा हम भी बात करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे नहीं, आज तो हमारा दिन है, आज हमारा दिन है, हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। तो जनाब अली बात करेंगे बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी शादी मुआहदा,
ख़त्म कर सकती है। मैं नहीं कह रहा साहब, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया है कि अगर खाविंद पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है तो उसकी बुनियादी जो है सहूलियात या पहली बीवी जो है ना उससे मुआहदा ले सकती है। सुने, मैं जा रही हूँ, आपने मुझे बताया नहीं और आप शादी कर रहे हैं, ये कैसे कर लिया आपने? लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का पहली बीवी का निकाह ख़त्म करने का हक़ देने का फ़ैसला गैर शरई करार दे दिया है। तो बात करते हैं, पहले तो वो वाली बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि भाई पहली बीवी, तो खुर्शीद नवाज़ी साहब क्या कहना चाहेंगे? दोनों मैंने बातों की हेडलाइन रख दी है, वैसे डिटेल काफ़ी सारी, मैंने सोचा पहले करें फिर बाद में डिटेल शेयर करेंगे आपसे। बेग साहब, ये 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा। और इस तरह बहुत सारे फ़ैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट की अदालतों का, हम एहतराम भी करते हैं उनके तमाम फ़ैसले मुकद्दम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो शरीयत से मुतसादिम होती हैं वो फ़ैसले हम नहीं मानते। मतलब मैं पर्सनल तौर पर भी नहीं मानता, और हमारी ना शरिया कोर्ट मानती, ना जो हमारी शरीयत नज़रियाती काउंसिल जो बनी हुई है। देखें, शादी एक ऐसा मामला है माशरे का कि इसमें अगर आप पहली शादी कर चुके हैं तो दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं और चौथी भी कर सकते हैं। उन शादी करने की नौयत और उन ख़वातीन की नौयत का फ़र्क है। अगर अपनी ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप शादी करते हैं तो ये गैर मुनासिब बात है। किसी की किफ़ालत बनना चाहते हैं, किसी की किफ़ालत करना चाहते हैं और किसी का सहारा बनना चाहते हैं, अगर कोई खातून बेवा है, बेसहारा है, उस नौयत के बुनियाद पर अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो ये अजर अज़ीम है। तो इस तरह करके आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। अगर माशरे में आप भलाई चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट की है कि अगर दूसरी शादी आपने कर ली और पहली बीवी को यह हक़ हासिल है कि वो आपसे मायदा ख़त्म कर सकती है, देखें इसमें बहुत सारे बिगाड़ पैदा होंगे। इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने ख़वातीन को, शादीशुदा ख़वातीन को और गैर शादीशुदा ख़वातीन को पूरे तमाम हुकूक दिए हैं। कोई ऐसा मज़हब नहीं जिसने ख़वातीन को हुकूक ना दिया हों। एक इस्लामी माशरे के अंदर एक खातून को ये हक़ हासिल है, अगर शौहर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, उसको मार पीट करता है, उसके बुनियादी हुकूक उसके पूरी नहीं करता, या और उसको जो है वो किसी किस्म की ज़ुद्दकोब का निशाना बनाता, तो ये औरत के पास ऑलरेडी शरीयत ने हुक्म दिया है, शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है कि वो उससे अलहदगी इख्तियार कर सकती है। और अगर जहाँ तक दूसरी बीवी का ताल्लुक़ है तो देखें, ये एक बाहिमी रज़ामंदी का मामला है, बाहिमी सिला रहमी का मामला है। इसमें वो अगर करती है तो मैं समझता हूँ माशरे से आप देखें कि इस वक्त जो है वो ख़वातीन की जो लड़कियों की तादाद है हमारे माशरे में वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर यह आपके जहन में ये प्लानिंग हो कि अगर आप किसी खातून को अपनी निकाह में ले आएँ और अगर वो उसको वो बेसहारा थी, अब उसको सहारा मिल गया, और अगर आप इस जहन साजी के तौर पर अपने आप को यूटिलाइज़ करें, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इस्लाम ने बहुत इसको गैर शरई करार दिया। इस्लाम ने इसको औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि आप किसी की पनाह में आ जाएं। किसी की पनाह में आने के बाद आप बहुत सारी खराफात से बच सकती हैं, बहुत सारे जुर्म से बच सकती हैं, बहुत सारे ऐसे गैर शरई और गैर अखलाकी मसाइल से आप बच सकती हैं जिसके अंदर आप जो है वो बिगाड़ का बायस बनेंगी। आप एक शेल्टर में आ जाएंगी, पनाह में आ जाएंगी निकाह के बाद, तो वो अगर साहिब इस्तिताअत है तो आपकी किफ़ायत करेगा, आपकी निगहबानी करेगा, आपकी आबियारी करेगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। तो मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसके ऊपर मैं समझता हूँ नज़रसानी की ज़रूरत है। इसको रिव्यू पटिशन पे जाना चाहिए इसको। ठीक है। और इसमें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा है कि ये गैर शरई है, और ये मेरे ख्याल से ये रिव्यू पटिशन में जाके दोबारा ये अपनी असल हालत में दोबारा बहाल हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए जनाब अली। जैसे भाई ने हमारे कहा है, शादी बड़ा खूबसूरत सा एक वो है, बंधन है जो कि यहाँ से अर्श तक से ज़मीन से अर्श तक का जुड़ा होता है। बड़ी मेहनत, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ इन रिश्तों को जोड़ा जाता है। दो फैमिलीज़ का मिलना, फिर रिश्तों को ढूंढना कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता चाहिए, मेरी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, किसी अच्छे रिश्ता तो बताओ, मेरी बेटी की उम्र निकल रही है, मेरे बेटे की उम्र निकल रही है, कोई अच्छा रिश्ता तो बताओ, मेरे बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है, मेरी बेटी ने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन आया कि अच्छे रिश्ते, अच्छा अब अच्छे रिश्ते एक ठीक है, इस्लाम में दीन में कहा कि आप अच्छे की तरह ज़रूर करें, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे कि जैसे हमारे खुर्शीद भाई आपने कहा कि हम जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, हम दुनियादारी का हिस्सा बनने लगते हैं, हम दीन से माजरत के साथ हम थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, और शरई से भी हम काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, और हम अपनी दुनियावी चीज़ों को पूरा
पूरा करने के लिए, खुशियाँ समेटने के लिए औरों की, या लोग क्या कहेंगे उस चीज़ को हम देखते हुए अपनी शादियाँ करते हैं। हम अपने जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार खाने में अगर हम देखते हैं तो इतने सारे खाने लगाने हैं कि भाई उसकी शादी हुई थी या मेरे पहले बेटे की शादी हुई थी तो भाई ये इतने सारे खाने, तो भाई मेरी शादी में भी ये होना, बाबा आपने उसकी शादी में दिया था तो मेरी शादी में भी ऐसा होना चाहिए। तो एक ये भी ख्वाहिशात ही होती हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि वालिदैन जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी मामला बना रहे हैं और आपको छोटे से लेके बड़ा कर देते हैं, माना ख्वाहिश माँ बाप पूरा करते हैं, अल्लाह ताला उनको चुनता है आपके लिए और ज़ाहिर है अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है। तो हमें दोनों तरफा देखते हुए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। शादी बैलेंस का नाम है साहब। ये देख साहब, मैं ऐसे घरानों को जानता हूँ जिन्होंने 4-4 शादियाँ की, वो एक छत के नीचे रहते हैं। क्या बात, और बिल्कुल मसावी उनको हुकूक हासिल हैं और किसी किस्म का झगड़ा मैंने आज तक नहीं सुना उनके दरमियान। तो ये उनको ये मिसाल है ऐसी माशरे। जी ऐसी मिसाल है। और ये शादी का जो बंधन है, शादी का जो ज़वाजी ताल्लुकात लोगों ने मेंटेन करने होते हैं, उसको शाह खर्चियों की बदौलत जो है वो मिस मैनेजमेंट का शिकार हो जाते हैं। और आप देखें कि ये शादी आजकल मुश्किल मरहला लोगों ने बना दिया गया है। वलीमे का कॉन्सेप्ट है हमारे इस्लाम में, शरीयत में। बारात का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, और बारात लेके जाने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर हम अब जब लड़की के यहाँ जाते हैं, वो जो खाना हम खाते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है सर। उसका भी कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है। आप बारात के लिए जाएं चंद अफराद, और जो खाना आपने खाना वो भी अपनी जेब से खिलाएं। तो अगर ये इस तरह का माशरे में हम ये परवान चढ़ाएं इस तरह की चीज़ों को, तो यकीनी तौर पर जो है वो शादी करना मुश्किल नहीं है और लड़की वाले के लिए रिश्ता देना मुश्किल है। अशरफ भाई आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताएं कि ये हमारे जो शादी को इतना मुश्किल बनाया जा रहा है, ये क्यों, कैसे, वजह फिर कि भाई बाद में मामला तय नहीं हो पाते, फिर जना दूसरी शादी, तीसरी शादी, फिर वो चारी पहली खातून, फिर मामला अपनी मर्ज़ी की, इसमें थोड़ी रोशनी डालें सर। भाई जैसे कि अभी खुर्शीद भाई ने बताया तो मुझे याद आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी को कर रहा था तो मैंने दर्स सुना था। तो मौलवी साहब आए हुए थे और वहाँ पे जब दर्स सुना था तो उन्होंने ये बताया था कि हर किसी के हुकूक हैं, इस्लाम ने हर किसी के हुकूक दिए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा जो मौलवी साहब ने दर्स दिया तो उसमें कहा था कि अगर आप इस्लाम ने 4 की जो इजाज़त दी उसकी भी वजूहत हैं, उसकी पूरी ब्रीफिंग दी थी उन्होंने। उसके बाद कहा कि अगर आप कर रहे हैं तो आप सामने वाले को बताएंगे, आप बताना ज़रूरी है। अचानक सरप्राइज़ देंगे तो फिर आपको पता है क्या होता है, तो बर्तन भी बजेंगे, बहुत कुछ होगा। और दूसरी चीज़ जैसे कि ये बताया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि शादी पे जो हमारी जो चीज़ें जो बढ़ गई हैं, मतलब आप सोचें ना कि एक वालिद पूरी ज़िंदगी लगाता है, अब उसकी 4 बेटियां हैं, अब शादी होती है तो सामने से भी इधर से भी और सबकी ख्वाहिशात होती हैं। जो इस्लाम हमें कहता है सादा से, मतलब आप निकाह करें, लेकर आ जाएं आप, और एक वलीमा जिसमें आजकल जो बोल रहे हैं कि दोनों शादी और वलीमा मिला के शालमिया, क्या बोलते हैं उसको, शलीमा। हम लोग तो खुद से बनाते हैं ना, लेकिन एक जो इस्लाम के तौर पे है कि एक वलीमा आप करके सबको बुला के आप एक खाना खिला दें। तो मेन ये है कि इतने सारे अखराजात करना, फिर अब वो सामने वाली की ऐसी शादी हुई थी, उसकी हुई, तो आप क्या हो। मेरा एक ये है कि फिर वो शादी के बाद फिर तनाज़ा, तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुम्हारी फैमिली ने ये किया, फिर बाद में नहीं भाई तुम मुझे समझ नहीं आ रहे। हमारी फैमिली में भी तो मैं बैठ के थोड़ा सा एक वो होता हूँ कि बहुत नेगेटिव है। तो शादी होती है तो मैंने कहा जो जिसकी वो है उस सख्त वहाँ तक जाना चाहिए। आजकल क्या आप देखा है शादी पे क्या होता है कि गाड़ी मंगानी है, वो वीगो मंगानी है, प्राडो मंगानी है, आप बाद में किस में लेके घूमोगे। सही बात है, ठीक है, बाइक पे ही लेके घूमना है ना। तो अब ये प्राडो राडो छोड़े, जो जिससे आप लेकर आ रहे हो उसको दिखाओ, जो हो आप वो दिखाओ। आप उसको ला के प्राडो BMW किराए पे ला के दिखा दिया, उससे क्या होगा, दूसरे लोगों को दिखाएं नहीं। हाँ, दूसरों की दिल आज़ारी भी हो सकती है। ठीक है, दिखाएं नहीं आप। वो ये है कि अब वो क्या सोचेगी, वो अभी BMW में लेकर गया है, फिर बाइक पे लेके। तुमने शादी से पहले तो ये कहा था और शादी के बाद तुमने अब ये हो गया, नहीं भाई तुम तो मुझे पसंद नहीं है, सॉरी, मैं आई एम सॉरी, ये सब चीज़ें। खैर फिर यहाँ पे मामला शुरू हो जाते हैं, फिर समझना ना समझना ये बड़ा इफेक्ट है। तो टॉपिक हमारा जारी है, अब हमारे दूसरे गेस्ट आ रहे हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट को अब हम खैर खुदा हाफिज़ करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने ज़ाहिर ख्याल किया, ज़ाहिर राय अपनी दी, और अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत रखे हमारी और आगे ज़िंदगी कामयाब बनाए। खुर्शीद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अशरफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ताला बहुत खुश रखे। वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तो इसलिए कि आप सोचें समझें फिर फैसला करें। तो यहाँ भी हम भी वफ़ा ले लेते हैं ताकि हम अपने गेस्ट को वेलकम करें।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खुदत में हाजिर है और हम आप वहाँ हम यहाँ हम सबके साथ हाजिर हैं और कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि हमारा टॉपिक था, हम बात कर रहे थे शादी। जनाब अली के जो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी शादी मुआहदा ख़त्म कर सकती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये देखते हैं तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का पहला बीवी को निकाह ख़त्म करने का हक़ देने का फ़ैसला गैर शरई दिया है। तो जनाब अली हमारे पास गेस्ट आ चुके हैं, वक़ार हसन चीमा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। वक़ार हुसैन साहब आपका वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? और हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल हन्नान समरुद्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक हैं, सुबह बखैर। क्या बात है, क्या बात है। माशा अल्लाह, कैसा दिन गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपका कैसा गुजर रहा है? तो आप डायरेक्ट ऑफिस से आ रहे हैं या हैं? कोर्ट से डायरेक्ट आ रहे हैं, तो यानी केसों की भरमार है। आफ्टर प्रोसीडिंग इधर आए सीधा। आफ्टर अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए, उनके हाथ में बेहतर था फरमाए। सबसे पहले सर बात करेंगे कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी का जो ये मामला है कि जी वो मुआहदा ख़ुद से ख़त्म कर सकती हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालें, फिर हम मुफ्ती साहब से शरई एतबार से बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि ये ख़ुद से ख़त्म नहीं कर सकती। उनके लिए उनको प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फैमिली कोर्ट्स बनी हैं। उसमें अगर पहले से ऑलरेडी एक लॉ मौजूद है कि उसमें जाकर औरत खुला को क्लेम कर सकती है फैमिली कोर्ट से। अच्छा, उसमें जो ग्राउंड्स थे, उसमें जब ये हकूक़ निस्वां का बिल पास हुआ था 2006 में, तो उसमें एक ग्राउंड ये दिया गया था, औरत अगर ये भी कह दे सिंपल आकर के मुझे अपने हस्बैंड की शक्ल पसंद नहीं है, उसके ऊपर भी फैमिली कोर्ट का जज जो है ना उसको खुला ग्रांट करके दे सकता है। अच्छा, सिर्फ सिंगल ग्राउंड के ऊपर। अच्छा, बाकी चीज़ें जो ना वो माशरती एतबार से हम देखते हैं कि ख़र्चा नहीं देता, मारपीट करता है, तो ये चीज़ें थी। अभी जो फ़ैसला एक आया है जिसमें जस्टिस जमाल मुंतखिल साहब, मंसूर अली शाह साहब और इन्होंने अपना फ़ैसला दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर बग़ैर परमिशन के शौहर शादी करता है तो ये ग्राउंड भी औरत अब ले सकती है। अच्छा, पहले ग्राउंड क्या था कि मारपीट करता है, ख़र्चा नहीं देता या पाबंदी लगाता है, जो भी एक माशरती एतबार से बुराइयाँ लोग, औरत मानती है कि मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा है जो मेरा शौहर मेरे साथ कर रहा है। उस तमाम रीज़न्स के अंदर एक ग्राउंड जो है ना वो अभी जो फ़ैसला मैंने इसमें पढ़ा है उसमें यह आया है कि अभी जो औरत है वो जाएगी तो ये ग्राउंड भी ले सकती है, इसने मुझसे पूछे बगैर शादी की है, ठीक है, तो मुझे इस ग्राउंड के ऊपर कोर्ट जो है ना वो खुला दे। अब इस चीज़ को ऐसे लेना कि वो अपना जो है ना वो माहदा शादी का ख़त्म कर सकती है, आज ख़ुद वो कैसे ख़त्म करेगी? वो कोई अथॉरिटी नहीं है ना, वो ख़ुद कोई पेपर बनाएगी, वो कोई इसका सिग्नेचर करवाएगी, कहीं से टेस्ट करवाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसी प्लेटफॉर्म को अवेल करेगी जो ऑलरेडी है, लेकिन एक फर्दर एक ग्राउंड आ गया है कोर्ट की तरफ से कि आप इस रीज़न को भी ले सकती हैं कि मेरे शौहर ने मुझसे पूछे बगैर दूसरी शादी की है, लिहाजा इस ग्राउंड के ऊपर कोर्ट मुझे खुला दे। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, उसमें अब वो शरई एतबार से तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि वो उसकी खुला की हैसियत क्या है, वो नहीं, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी उस वक्त शामिल थी जब हकूक़ निस्वां का बिल पास हुआ था, उसमें इन्होंने भी एग्री किया था कि कोर्ट को इख्तियार दिया गया था फैमिली कोर्ट को कि वो निकाह को कैंसिल कर सकती है। अच्छा, ये खुला का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ निकाह को कैंसिल करना है। कैंसिल हमने यहाँ ये भी चीज़ें होती हैं कि खुला ले ली, 3 महीने 6 महीने 8 महीने साल बाद मियाँ बीवी दोबारा आए और उन्होंने दोबारा रुजू कर लिया, ओके, विदाउट एनी वो जो कॉन्सेप्ट एक है हलाला, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप उसके बगैर भी रुजू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ये चीज़ें जो अभी हालिया फ़ैसला है, इसको मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ग्राउंड दिया गया है कि आप ये ग्राउंड भी ले सकती हैं, लेडी जाकर के मेरे शौहर ने मुझसे पूछे बगैर शादी की है। ठीक है सर, आपको ये नहीं लगता कि इस माशरे में जो सूरत हाल है जो हमारे ज़माने में, हमारे आबाउजाद के ज़माने में, तो वो कामयाब शादी के आज भी हम माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, हमारी भी शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन अब की शादियों का शरह जो है वो हम देख रहे हैं कामयाबी की तरफ नहीं है, रुझान कहीं और है। रुझान मतलब वो आपकी बताएंगे ज़्यादा बेहतर आप? वो ये है कि यहाँ पर जो ना आज मोहब्बत हुई, कल शादी हो गई, परसों तलाक खुला जो भी होती हैं चीज़ें, वजह इसमें जो है ना वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर, चाहे वो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, ये ट्रस्ट करना और सोशल मीडिया और ये एक कल्चर है बना हुआ, उसके अंदर जो ना ये चीज़ें आने जब शुरू हुई तो लोगों ने जो ना वो एक दूसरे को उसमें माँ बाप को साइड पे कर दिया। अब जब बड़ों को साइड पे निकाल दिया तो बच्चों के फैसले तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, बच्चों के फैसले जो ना वो सुबह लड़ाई शाम सुलह ऐसे वो हम सुनते रहे, इनका ये आज शादी हो गई कल खुला तलाक, इनके लिए नॉर्मल बात है। जो बात आप कर रहे हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों के जो फैसले होते थे उसके ऊपर हमारी हुई आपकी हुई, उन तमाम चीज़ों के अंदर जो ना निभाना वो बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है और लोग निभा रहे हैं आज तक। ठीक है,
अब वो चीज़ें जो भी हैं वो तो होती हैं, फिर हर घर में हैं, हर घर में है। जनाब अली मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब, प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी लेकर आपका वंस अगेन वेलकम करेंगे, खुशामदीद कि आपने वक्त दिया। शुक्रिया सर। जो ये मामला ज़िंदगी तब्दीलियाँ हो जाती हैं ज़िंदगी में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इस्लामी जो है काउंसिल, नज़रियाती काउंसिल जो है उनका कहना कुछ और है, और इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस हसास मौजू पर गुफ्तगू की दावत दी। वकील साहब ने बहुत अच्छी वजाहत की है अल्हम्दुलिल्लाह कि वजूहात जिनमें औरत को हक़ है कि वो खुला के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, ठीक है, उसमें एक और इजाफ़ा कर दिया इन्होंने कि जी अगर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली तो अदालत जाए। इस हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इन अल्फाज में इस मफ़हूम को तब्दील कर देना कि औरत चाहे तो ख़ुद यानी निकाह के इस मुआहदे को ख़त्म कर दे, अच्छा, ये तो उसे किसी सूरत इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, औरत को शरन अल्लाह ताला ने ये इख्तियार इसलिए नहीं दिया कि वो क़ुव्वत फ़ैसला नहीं रखती जो मर्द रखते हैं, ठीक है। और बदकिस्मती ये है हमारे माशरे में भी गैरों से मुतासिर होकर औरतों की खैरख्वाही में औरतों की जो है वो बर्बादी के फ़ैसले किए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे यह में जाहिलियत में होता था, और आज भी देखें अंग्रेज़ों में, गैर मुस्लिमों में औरतों की हमदर्दी में इतने गलत फ़ैसले किए गए हैं कि वो औरत न घर की न घाट की। सही। शुरू में उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे फेवर में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि उनको बिहाइंड द सीन जो ना वो उनके अगेंस्ट होती हैं चीज़ें, अगेंस्ट होती हैं। इस कदर यानी गैर मुस्लिम माशरे में औरतें पिस रही हैं कि उनकी ज़िंदगी अजियत है बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान औरतों के लिए अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है कि वो औरत जब शादी करके घर पे आती है तो उसे एक इंतहाई एहतराम के साथ उसके घर में उसे कोई माशी ज़िम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। तो बहरहाल ये कि जिन वजूहात का तज़किरा वकील साहब ने किया है, बिल्कुल सही बात है कि अगर औरत पर जुल्म हो रहा है तो वो खुला का मुतालबा कर सकती है। शरीयत ने मर्द को तलाक़ का हक़ दिया है, निकाह ख़त्म करने का हक़ मर्द ही के पास है और हमेशा मर्द के पास रहेगा। नहीं सर, वो निकाहनामे के कॉलम में आप भी निकाहनामे का कॉलम आपने देखा होगा, हक जो ना तलाक का औरत को भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मर्द को है, लेकिन शरीय लिहाज से वो शिक भी सही नहीं है। अच्छा, शरीयत तो सही, उसमें लिखा हुआ है शरीयत क्या आपने हक के तलाक औरत को तफवीज़ कर दिया है, हाँ और ना का जवाब दें, ठीक है। अगर कहते हैं कर दिया है तो भी ये सही नहीं है। देखिए औरत का मामला ये है कि बड़ी जज्बाती और बसा औकात गलत फ़ैसले करके वो समझती है कि मैंने बिल्कुल सही किया, जज्बाती फ़ैसले। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत को नाक़िसात अक़्ल कहा है, यानी नाक़िस अक़्ल है, मर्द के मुकाबले में अधूरी अक़्ल है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया कि जब किसी चीज़ के लिए दो गवाह न मिल सकें, जी जी, एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों की गवाही एक के बराबर होगी। ओके, ठीक है। लिहाजा इस मामले में देखें कि औरत के हक़ में क्या बेहतर है, वो उसके घर वाले उसकी रहनुमाई करें और वो फ़ैसला करें। ख़ुद अगर वो फ़ैसला करने पर आ जाए तो होगा ये कि वो अपने हाथों से अपना नुकसान करेगी, और ये हक़ के फ़स्ख़ निकाह औरत को तफवीज़ करना, मैं समझता हूँ ये इसी तरह खैर ख़ाहों की ज़्यादती है औरतों पर। जनाब अली, यहाँ पे कॉलर हमारे साथ हैं, यायूब भाई, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका आज का सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम आज़म भाई, कैसे हैं आप? करम मालिका, दुआएं चाहिए परवरदिगार पहले का। तो मुफ्ती साहब को बहुत सलाम हो, अदब व एहतराम के साथ बहुत अच्छी उन्होंने बात की, और हमारे वकील साहब जिनके बगैर तो हमारा कोर्ट चली, इनको भी सलाम हो। लेकिन अजहर भाई देखिए, मैं आपको बताया मेरा एक थोड़ा विजन है, मैं चीज़ों को नजर रखता हूँ। देखिए पाकिस्तान का आइन का पहला जुमला है कि इस मुल्क के जो है निज़ाम कुरान और शरीयत के मुताबिक होगा, ठीक है, और अगर कोई चीज़ इसमें कंट्रोवर्शियल है तो उसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जाके उसको शरई बनाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह नहीं किया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। क्योंकि हम आधा जो है ना अपना ब्रिटिश लॉ फॉलो करते हैं, आधा इस्लामी लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस्लाम की बात करें ना, तो नो डाउट इस पर मुझे तो कोई शक नहीं कि अल्लाह हमारे यहाँ जो है मर्द को तलाक का हक है, औरत को नहीं है, वो किसी कंडीशन के तहत किया गया। और इक्वल राइट्स की बात आप बात करते ना, अगर हम वेस्टर्न को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे फैमिली सिस्टम टूट चुका है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा भी फैमिली सिस्टम टूट जाए? हमारी तो इतनी अच्छी अखबार है, हमारे पास तो मोरल सपोर्ट सिस्टम है, पूरी फैमिली का निजाम मौजूद है जिसमें लोग मसले आके मसले सुलझाते थे। लेकिन चूंकि
ये अब इंडिविजुअल जो मटीरियलिज्म बढ़ चुका है, हर आदमी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, ये जो देखिए लिबर्टीज जो है ना वो बाउंड्रीज के साथ होती है। हमने जब अगर मैं चाहे मैं मर्द हूँ चाहे औरत हूँ, अपनी शर्म हया दोनों को रखना बहुत जरूरी है, ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो सवाल ये ना जो हमें ये जो इन्होंने कानून पास किया, मेरी नजर में भी ये अन इस्लामिक है, इससे कि इस तरह कोई इस्लाम में क्लॉज नहीं है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो भाई हमारी जो ह्यूमन राइट्स है इसको हमारे पास कोई दुनिया में नहीं है, इसको हमें अपने अंदाज से ढालना पड़ेगा। मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि आजकल के दौर के अंदर जो हम निकाहनामे बनाते हैं जिसके अंदर ऐसी गैर इस्लामी शिकें हैं, तो उसको क्यों नहीं रेक्टिफाई किया जाता? और आज आजकल के हिसाब से चीजें रेक्टिफाई करने वाली है उसको क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरे वकील साहब से मेरा सवाल ये, तो मसला ये होता है कि जब तलाक का मसला आता है, किसी चीज का मसला आता है, तो होता ये है कि वो झूठे एलिगेशन लगा के जो है ना तलाक के लिए कहा जाता है और फिर उसका लड़की का घर बर्बाद हो जाता है और लड़की को दूसरी शादी हो जाती है, लेकिन औरतों के लिए हमारे माशरे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें सॉलिसिटिंग का ये टेक्निक मसले का समझौता या फिर इसके लिए कोई ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, ये कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया और अपने सवाल को उजागर किया। मुझे साहब फिर मैं आऊँगा वकील साहब की तरफ, प्लीज़ रोशनी डालिए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। बात यह है कि औरत अगर हमारे माशरे में खुला के लिए अदालत जाना चाहती है तो उसके लिए कोई ख़ास वजह होना शरीयत के रूह से ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा। अंसार कबीले के सरदार थे, अच्छा। जनाब साबित बिन कैस बिन शम्मास, और साहिब हैसियत थे। उन्होंने शादी पर अपनी बीवी को पूरा एक बाग मेहर में दिया था। कुछ वक्त के बाद वो खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई, कहने लगी कि मैं नाशुक्री नहीं करती, अल्लाह को नाशुक्री पसंद नहीं है। बेशक बेशक। साबित बहुत अच्छे आदमी है, कोई ऐब नहीं है, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करती। अच्छा। इसलिए मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। ओके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें साबित बिन कैस ने हक़ महर में पूरा बाग दिया था, वापस करोगी? वो कहने लगी जी मैं वापस करती हूँ। चुनांचे आपने साबित बिन कैस को तलब किया और इरशाद फरमाया कि अपना बाग वापस लो और इसको तलाक दे दो, खुला दे दो, उसको अलग कर दो। तो मालूम ये हुआ कि वजूहात कोई भी हो, अगर औरत चाहती है कि मैं नहीं रहना चाहती तो शरीयत ने जुल्म करने का नहीं कहा है। बेशक। बाकी रहा ये सवाल जैसे कि भाई निकाहनामे में ऐसी शिक़ें हैं, तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि चाहे कोई भी इदारा हो, जब शरीयत का मामला आए तो मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारों से रब्ता किए बग़ैर वो फ़ैसले या वो अहकामात जारी कर देते हैं। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि चाहे बराए नाम सही, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसल का कुछ वजूद तो है। ठीक है। उनके फ़ैसले माने जाएँ ना माने जाएँ। तो कल उन्होंने एक फतवा जारी किया है। हाँ जी। और उन्होंने कहा कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है ये शरन सही नहीं है, ये सरासर दीन से मुतसादिम है। औरत को हक़ सिर्फ़ इतना हासिल है कि अगर वो पहली बीवी की हैसियत से अब रहना नहीं चाहती इसलिए कि उसके मर्द ने दूसरी शादी कर ली, तो ये कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं है। हाँ, अगर उस पर जुल्म हो रहा है, जब वो इतने साल से रह रही थी तो उसको चाहिए ये कि जी अब मेरे हुकूक में या मेरी किफ़ालत में कोई कमी कोताही होगी तो मैं नहीं रहूँगी। लेकिन ये कहना कि नहीं उसको हक़ है कि निकाह ख़त्म कर दे, तो ये उस औरत पर जुल्म है। अच्छा। जो औरत मुतल्लक़ा या बेवा हो, शादीशुदा हो, उसका फौरी तौर पर कहीं निकाह करना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो कमारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। जी जी जी। और बेशुमार औरतें हैं, और दुनिया में अल्लाह का निज़ाम ये है कि औरतों की तादाद पूरी दुनिया में मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो अल्लाह ने मर्दों को 2 या 3 या 4 शादी तक की जो इजाज़त दी है, ये मर्दों पर कोई बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान नहीं है, बल्कि औरतों पर एहसान है। सही सही। वक़ार साहब मैं अभी तरफ आऊँगा। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा और हमारे कॉलर्स का ये कहना था कि हम बीइंग अ मुस्लिम, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, तो आया कि क्यों ना जो हमारे निकाहनामा है वो प्योर इस्लामिक क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्या हम इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, या माशरे को देख के चलना ज़रूरी है, या हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग उसको देखते हैं? प्लीज़ जी, सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा किया और बड़ा रेलिवेंट किया है शो के हवाले से। उसमें जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर
कॉलर के मैंने जो सवाल सुना है वो कहते हैं कि अगर हमारे आइन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो चीज़, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें जो चीज़ भी इस्लामी जो तालीमात हैं या जो उनको अगर हिट करती है तो वो कानून का हिस्सा नहीं होगी। ठीक है, ये इस चीज़ तक तो एग्री हैं। अच्छा, ये मुफ्ती साहब ने फिर अभी ये बताया आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके साहबा का कि वो इस तरीके से, जैसे मैंने शो के शुरू में बात की कि औरत अगर ये भी कह दे कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है तो वो तब भी खुला होती है। तो ये रेफरेंस में भी वही बात आई। सेकेंडली कि अगर, अच्छा, फैमिली लॉ में ये है कि अगर औरत खुला लेती है कोर्ट से और वो हक महर ले चुकी है तो उसको वापस करना है। यहाँ पर भी यही चीज़ है। इस्लामी तालीमात में भी वो जो अभी रेफरेंस दिया मुफ्ती साहब ने कि उन्होंने कहा कि आपने जो बाग लिया हुआ है हक महर में, आप इनको वापस देंगी। ठीक है, तो इस्लामी इसमें यही है, जो मुस्लिम फैमिली लॉ है उसमें भी ये चीज़ है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके अगेंस्ट है? हाँ, एक चीज़ जो वो कहते हैं अभी सवाल में कि जो कॉलम है जिसके अंदर जो मैंने ही जिक्र किया था कि कॉलम में ये तलाक का जो ना हक औरत को भी दिया गया, जो मुफ्ती साहब ने उसको किया था कि गैर शरई है, वो चीज़ है। अच्छा, मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो कवानीन होते हैं उनको जो ना वो एज इट ऐसी पास कर देते हैं। ऐसा नहीं है बात। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में इनके नुमाइंदगान होते हैं जो भी अपने समझते हैं इनकी तालीमात को, इस्लामी तालीमात को, जो चीज़ से हिट करती है इस्लामी तालीमात को, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं। ठीक, उसका बाकायदा मैकेनिज़्म है, वो उसको रेज़ करेंगे, उसके ऊपर हेयरिंग होगी, उसके ऊपर मुशावरत होगी, सारी चीज़ें होने के बाद अगर ऑब्जेक्शन करेंगे वो पास नहीं होगा। वो चीज़ अगर ये हुआ है और निकाहनामे के अंदर कॉलम में ये चीज़ शामिल है कि वो उसको तलाक का हक औरत को दिया जा रहा है, तो ये उन्होंने पास किया है तो इसका हिस्सा बनाइए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही किसी ने जना वो असेंबली से पास हुआ और वहाँ से सेनेट से पास हुआ और आकर जना वो इन्फोर्समेंट हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो बाकायदा एक मैकेनिज्म है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, वहाँ से होकर आता है। ये चीज़ मुस्लिम फैमिली लॉ में कॉलम में ये चीज़ है, उसको औरत को हक दिया गया है अगर वो दे, लेकिन अमूमन वो एक अलग बात है कि होता नहीं है। जो भी होता है वो हमारे कॉलर्स भी कह चुके हैं, मुफ्ती साहब भी कह चुके हैं और हमारे वकार भाई कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें उसके मुताबिक हैं। वफ़ा नहीं लेंगे अभी हम, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं वफ़ा बोलने वाला, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है साहब। मैं आपकी तरफ आऊँगा, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा, हम थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आया कि आज के इस माशरे में बेजा तलाक मतलब तादाद का बढ़ना, हम अपने इदारे, अपने प्रीवियस अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, कामयाब ज़िंदगी उन्होंने गुजर बसर की है, सब्र शुक्र किया है। अब क्या ऐसा चेंज आ गया है कि जिसकी वजह से हम अपना आप भूलने लगे हैं, या हम औरों को फॉलो करने लग गए हैं? क्या दीन से दूरी माजरत के साथ हमारी हो रही है, या हम हैं तो सही लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं कर पा रहे? तो इसकी वजह क्या है जो अब इतनी ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं? मैं भी वकार भाई से बात करूँगा क्योंकि इनका केस है, प्लीज़ मुझे और इसकी वो रहनुमाई भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है कि तलाक़ की शरह मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी कई वजूहात हैं सर। एक वजह तो ये कि दीन से लाइल्मी है कि भाई अलहदगी के बाद औरत के लिए मसाइल कम नहीं होंगे और ज़्यादा होंगे। चाहे बाप अमीर तरीन आदमी क्यों ना हो, लेकिन ख़ातून का शौहर के घर पे रहना जो एक इज़्ज़त व एहतराम है, दोबारा से उसकी शादी हो ना हो, बड़े मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में ख़वातीन की जो तरबियत हो रही है माज़रत के साथ मीडिया के ज़रिए और बिलखुसूस ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए से, वो जहन ये बनाया जा रहा है कि तुम खुद मुख्तार हो और कम नहीं हो। ठीक है, जब वो शौहर को अपना बड़ा तसव्वुर ही नहीं करती, जबकि शरीयत ने ये कहा है, कुरान मजीद सूरह निसा की आयत है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर निगरां और मुहाफिज और हाकिम बनाया है। ठीक है, यानी औरत बराबर नहीं है बल्कि एक कदम पीछे है। जिस तरह इमाम और मुक़्तदी होते हैं, जी। तो अल्लाह ताला ने मर्दों को एक दर्जा ज़्यादा दिया और उसकी वजूहात भी सूरह निसा की इस आयत में फरमाई कि बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। एक तो अल्लाह ने फितरी तौर पर एक को दूसरे से फजीलत दी है, यानी मर्द को औरत पर फजीलत है। दूसरा ये कि वो माल खर्च करते हैं, तो उनका फिर किस तरीके से घर चलाना है, वो उन मामलात में हर फैसला मर्द औरत मुशावरत से करें, लेकिन जहाँ इख्तलाफ हो तो औरत की बात मानी जाएगी। तो अब इस वक्त जो हमारे यहाँ शरअ तलाक़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, उसमें एक तो लाइल्मी है, दूसरे नंबर पर मीडिया के ज़रिए से, टीवी ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए से औरत की जहन साजी की जा रही है। तीसरी बात बड़ी अहम है
कि माशरे एक सोशल में मीडिया भी हमारा अहम किरदार अदा कर रहा है अदा साहब। कर रहा है इसमें। आप इंस्टाग्राम देखिए, टिकटॉक देखिए, नौजवान बच्चियाँ माज़ के साथ हमारे पेरेंट्स की बात पता नहीं पता, लेकिन अपने उनके मोबाइल फ़ोनों पे ज़रूर नज़र आप रखते होंगे, लेकिन रखिए, क्योंकि वो बंद कमरों में उसके बाद वो वीडियोज़ बनती हैं और पूरी दुनिया अल्लाह अकबर वो क्या हो रहा है अल्लाह बचाने वाला है। तीसरी जो वजह है कि हम नफसियाती तौर पर गैरों से बड़े मरूब हैं। जब उनके यहाँ देखते हैं कि निकाह ही नहीं हो रहा है या निकाह हो रहा है तो टूट रहा है, तो कहते हैं हम क्यों इस बंधन में रहें, जितना जल्दी हो इसको तोड़ें छोड़ें और बाहर निकल के आज़ाद हो जाऊँ मैं। ये आज़ादी नहीं है बल्कि तबाही है। और हमारी बहुत सारी बहनें अपने हाथों से अपने आप को इस तबाही में खुद डाल देती हैं, जब और फिर बाद में मुश्किलात का सामना पेश होता है, बेशुमार मुश्किलात। अगर हम इस माशरे को देखें, सो राइट नाउ जो करंट चल रहा है, तो अगर उस चीज़ को देखें, आप बरहक हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये फिर बाद में मुश्किलात सामना होती है, फिर बाद में कहती है मैंने क्या किया, ये मुझसे क्यों और हो ये गया। अफसोस उस वक्त करती हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है, अब जनाब। कोई पलटने का रास्ता भी नहीं छोड़ती। सर। एक तो ये है शरीय लिहाज से कि अगर वो औरत कहती है कि जी मैं नहीं रहना चाहती, तो बग़ैर किसी फ़ैसले के कुछ महीने के लिए माँ बाप के घर चली जाए, हाँ, हकीकत सामने आ जाएगी कि मैं किस हैसियत से यहाँ पर आई हूँ, मेरी क्या इज़्ज़त है, और आया कि कहीं ऐसी कोई और आया मैंने फ़ैसला सही किया गलत किया। लेकिन नहीं जी, अभी इसी वक्त मुझे तलाक दो, अभी इसी वक्त मुझे फारिग करो। पीछे बच्चे भी हैं, अब बच्चे भी हैं, बच्चे भी बेचारे मुतासिर होते हैं। तो इन वजूहात की बुनियाद पर जो तलाक की शरह बढ़ती जा रही है और खुला की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन और रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग और बिलखुसूस ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर एक शय देता है कि जी अच्छा ऐसा है, क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें तो बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। ये नहीं सोचते कि भाई दूसरा बाप नहीं मिलेगा उन बच्चों को, बाप नहीं मिलेगा, और फिर अगर दूसरी जगह शादी होती है तो क्या ज़मानत है कि वो इससे बेहतर होगा। अगर वहाँ इससे ज़्यादा जुल्म हुआ या इससे ज़्यादा नापसंदीदगी हुई, इससे ज़्यादा नाचाकियाँ हुई, फिर क्या करेंगे। बच्चा नहीं हुआ, एक मैं अलग होना चाहता हूँ जी, मर्द ने कहा कि भाई तुम माजरत के साथ कि बच्चा नहीं हुआ तो मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें तो बिल्कुल उसको हक है कि ठीक है एक और शादी कर ले, लेकिन हम उसको छोड़े नहीं। ये उसका तो नहीं, ये तो अल्लाह की देन है ना, तो अल्लाह ताला ने मामला रखे हुए। साहब वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वक़ार साहब से इस बारे में जानकारी करेंगे कि अब इस वक्त क्या पोजीशन है, कोर्ट में कितने केसेस लगे हुए हैं खुला के और तलाक के। माज़रत के साथ अफसोस टॉपिक बड़ा अहम है, कोशिश हमारी ये है कि इसको ज़रा पॉजिटिवली लेके चलें ताकि इससे रहनुमाई हो, ना कि दिल आज़ारी हो किसी की। तो समझना है और समझने की कोशिश करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान नज़र अली बेग आप लोगों को में हाजिर है जनाब अली। कोशिश करें सीखने सिखाने की और समझने की। सिंपल दैट मैं भी सीख रहा हूँ, आप तक इन अपने गेस्ट के तवज्जुह से हम कुछ सीख रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट हैं। आज के जो टॉपिक है शादी, यानी कि जो बात सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए निगरानी हुई बात आई है कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी मुआहदा ख़त्म कर सकती है, जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का पहला बीवी को निकाह ख़त्म करने का हक़ देने का फ़ैसला गैर शरई का। तो इस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन सवाल जो हम छोड़ कर गए थे वो ये था कि जैसे हमने मुफ्ती साहब से भी हुआ कि अब क्या वजह है, उन्होंने कहा दीन से दूरी है और सब चीज़ें अपनी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना, बराबरी करना, औरों को दूसरों की शादी को देख कर अपनी शादी को कामयाब बनाने की सोचना। इस वक्त क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा है वक़ार भाई, तो इसमें रोशनी डालें कि इस वक्त खुला माज़र के साथ ये तलाक का रेशो कहाँ पे है फैमिली कोर्ट्स में। अच्छा, ये मैं तो इस पूरे सिस्टम को जो 2011 से मैं देख रहा हूँ जी, और जब उस वक्त देख रहा था तो फैमिली जो केसेस का रेशो था ना, वो आज की निस्बत 20 गुना कम था। 20 गुना कम था। अच्छा, आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोर्ट्स के अंदर अगर क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और दूसरे प्रॉपर्टी के सिविल केसेस भी होते हैं, 10 तरह के केसेस हैं, लेकिन उन तमाम के अलावा अगर आप फैमिली कोर्ट्स का रुख करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बर्डन फैमिली कोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा है। एक दिन में अगर फैमिली कोर्ट में केस, जो पहले का रेशो था कि 20-22 केस फिक्स होते थे, आज वो केस जो है ना वो 60-60, 70-70 केस एक दिन में फिक्स हो रहे हैं एक कोर्ट में। अब वो कितने गुना रेशो बढ़ गया, वो इसकी वजह यह है कि एक तो अदम बर्दाश्त है
हमारे मुआशरे में जो मर्द और औरत दोनों में है, दोनों में ईगो है। ईगो। अच्छा, बात हम किसी की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आज के दौर में। हम अपने वालिद साहब माजर के साथ हम अपने वालिद की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम अपनी माँ की, अपने बड़े भाई, थोड़ी देर के लिए बड़ा भाई मेरे कमरे में आके बैठ जाए तो मुझे होता है ये कब जाएगा जी। अब्बू ने मुझे ऐसे कह दिया यार, ये तुम अब बात बुरी लगने लग गई यार। ये अदम बर्दाश्त है। इसके अलावा ये कि जो दीन इस्लाम ने हमें वालिदैन की भी जिम्मेदारी औलाद के हवाले से, औलाद के ऊपर जो है ना वो बाइंडिंग्स दी हैं कि आपने माँ बाप का एहतराम करना है और इनको उफ तक नहीं कहना, ये चीज़ें। अच्छा, जब माशरा इन चीज़ों से, इस्लामी तालीमात से थोड़ा सा दूर हुआ और रुख किया वेस्टर्न कल्चर का, उसमें आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप, जितने भी हैं, सोशल मीडिया के तवज्जुह से भी हो रहा है मामला ख़राब। सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है इसके अंदर, इसको ख़राब करने में। अच्छा जी, तलाक का रेशो बढ़ा है जी। और दूसरी बात ये है, जो ड्रामा वो मुफ्ती साहब भी जिक्र कर रहे थे, वो आपने भी और दुनिया ने वो चीज़ देखी, नाम नहीं लूँगा, तो वो सिनेमा तक में जब वो चला, उसमें जो एक मैसेज दिया गया वो क्या था कि औरत जो है ना वो उसको नहीं, नाम ले लें आप, मसला थोड़ी है, सबको पता, नाम लें, नाम। वो था ड्रामा मेरे पास खलील रहमान कमर साहब का ड्रामा था, तो उसको बड़ी यहाँ पे पजीराई मिली माशरे में। मुझे हैरानगी हुई उसको इतनी पजीराई क्यों मिल रही है, इसमें ऐसा है क्या था उसमें? अगर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बीइंग मुस्लिम और टॉपिक के हवाले से शादी और उसके रेशो के तलाक के उसके ऊपर बात चल रही है, तो उसमें उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज ये था कि जी वो जो है ना वो उसको छोड़ के अपनी मर्ज़ी से जा सकती है, और उसने अफेयर स्टार्ट किया मैरिज के रहते हुए, निकाह के अंदर रहते हुए, एक मर्द के इस्लामी तालीम से उसके अंदर रहते हुए उसने अफेयर स्टार्ट किया, और उसके बाद जो ना वो उन्हीं की हो गई मोहतरमा। तो वो चीज़ जो ना उसने भी ख़राब किया। इससे मिलते जुलते कितने ड्रामे जो भी चल भी रहे हैं, तो उसमें यही जहन साजी जो की जा रही है वो मगरिबी कल्चर के हवाले से की जा रही है। ठीक है। तो इन चीज़ों का जो ना ये कम होना या ख़त्म होना तो अब पॉसिबल नहीं है, तो ये जिम्मेदारी रोका तो जा सकता है साहब, रोका तो जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके लिए फिर वही बात है कि NGOs, ह्यूमन राइट्स और ये दूसरे तीसरे जो जिनकी अपनी अपनी वो हैं डोमेन है, वो सिस्टम चल रहा है, जिनके मैं तो कहूँगा अपनी दुकानें दुकानें मैं यही कहना चाह रहा था। तो वो उनके सिस्टम चल रहे हैं, वो इंटरवीन करते हैं बीच में। आज आप इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें, वो बोलेंगे आप पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे इतनी अर्निंग होती है ड्रामा इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से इतनी वो, लेकिन उसका मैसेज पॉजिटिव होना चाहिए। आज से पहले ड्रामे भी तो हम फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, आपको याद है हमने वो सबक आमेज होते थे बड़े, उसमें एक सबक होता है, उसका एक सेंटर पैरा होता था कि इसमें से ये हासिल किया हमने। अब कोई नहीं है हासिल, अब जो ना वो सिर्फ ये स्टोरी हो रही है, वहीं कॉलेज जा रहे हैं, वो ये हो रहा है, रास्ते में से ये पिक कर रहे हैं। सर ज़्यादातर आपके पास जो केसेस आ रहे हैं वो मतलब कौन से, मतलब बिगड़ते हुए केसेस की रेशो क्या है? थोड़ा आपने जैसे कहा मोबाइल फ़ोन जी एक ये बताया, उसमें बड़ी स्क्रीनशॉट्स, अब तो पता नहीं क्या क्या एविडेंस में वो चीज़ें आती हैं कि इसने ये भी किया वो भी किया। फाइलें जाके देखें, हमें शर्म आती है कि इसने लेडी ने अपने वकील के ज़रिए फ़ाइल कर दिया, आदमी ने वकील के ज़रिए फ़ाइल कर दिया, वो चीज़ें जो कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, वो चीज़ें वहाँ पर लाई जाती हैं कि उसने उसका फ़ोन से वो ये चीज़ डाटा लिया, उसने उसका डाटा लिया। तो ये चीज़ें जो उसमें एक तो मोबाइल का किरदार है, दूसरी बात ये है कि फैमिली कोर्ट्स में अभी जो कोर्ट मौका देती है, सबसे पहले तो आपका पैचअप हो जाए। तो पैचअप के लिए वो एक स्टेज होती है, उसको हमारे उसके अंदर प्री ट्रायल कहते हैं। प्री ट्रायल में जज की भी कोशिश होती है कि मैं इनको मौका दूं, इनको बिठाऊं और अकेले में भी मौका दूं। अगर मर्द और औरत एग्री करते हैं कि हाँ हम अकेले में बैठते हैं, बोलते हैं ठीक है 1 घंटा आप जाओ, मैं दूसरे केस चला रहा हूँ, आपस में बैठो, जो भी आपका फैसला है फिर आकर बता दो। वो बात की बात है, प्री ट्रायल को पास करना है, फेल करना है, फिर फेल करके हुला ग्रांट कर देनी कोर्ट में, वो लास्ट स्टेज होती है। लेकिन मौका कोर्ट भी देती है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत कम केसेस जो ना जिसमें वो उनका पैचअप होता है, पैचअप नहीं होता। बुनियादी नुक्ता वही है, एक तो अदम बर्दाश्त, ईगो और ये सोशल मीडिया, और यहाँ तो पीछे चैनल पे कोई और इंतज़ार कर रहा होता है। सबसे मेन बात मर्द का भी और औरत का भी, मैं सिर्फ औरत को ब्लेम नहीं करूँगा कि औरत का वेट कर रहा है, मर्द का भी कहना। अच्छा, अल्टीमेटली आकर इन पूरे सीन में अगर बच्चे हैं, नुकसान बच्चों का है, वो बच्चों के केसेस अलग चल रहे हैं, उनके नान नुस्खे के मेंटेनेंस जो खर्चा मिलता है वो केस अलग चल रहे हैं। वीकली मीटिंग्स हो रही हैं, मंथली मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग, तो वो पूरा आ जाके नुकसान बच्चों के। हम ये भी देखा है कि माँ और बाप दोनों ने बच्चे छोड़ दिए और बच्चे एडी सेंटर को दिए हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के चीज़ें आई हैं कि उसने अपना ट्रैक पकड़ लिया, लेडी ने, उसने मर्द ने अपना ट्रैक पकड़ लिया और बच्चे बीच में बोला ठीक है मुझे एतराज़ नहीं, जहाँ मर्जी दो। भाई वो एक हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में सीन ऐसा कुछ हुआ कि उनमें पैचअप नहीं हुआ मामला, तो उन्होंने कहा नहीं काम करो तुम सैर तफरीक के लिए निकल जाओ, ये मेरा ऑर्डर है, आप जाएँ। उन्होंने कहा ऐसा ही, तो उन्होंने कहा कि भाई घूम फिर कर आओ, वो घूम फिर कर भी आ गए, उसके बावजूद भी उनका पैचअप नहीं हुआ।
तो मोदी साहब, वक्त की बड़ी कमी है और सवाल बड़े सारे उमड़ रहे हैं, समझ नहीं आता मैं क्या क्या आपसे सवाल है। सर मुझे बताएं कि बच्चे तो वहाँ हो गए, रुल गए, इसमें तो बहुत सारी फैमिलीज़ बिखर गई। जो माँ बाप की ख्वाहिश थी, विजन था, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे बेटे खुशियों के साथ शादी करते हैं, एंड ऑफ टाइम वो दोनों कहते हैं नहीं आपका कसूर था, अबू जी आपने, मैं तो नहीं चाहता, अम्मी जी आप, समटाइम ये भी रिवर्स देखें, फिर वो आपस में लड़ते हैं, बच्चे रुल जाते हैं उसके चक्कर में। आप इसी सूरत में फिर आखिरत का इंजाम क्या है फिर ऐसे मर्द और औरत के लिए? इस सिलसिले में मैं एक बुनियादी बात जो निशानदेही करना चाहूँगा कि दोनों को अपनी ज़िम्मेदारी का इल्म नहीं है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादातर अदम बर्दाश्त और लड़ाई झगड़े और ये शऊर की कमी है, वालिदैन का ना समझाना है, आप समझते हैं? शरीय लिहाज से भी पता नहीं है कि मर्द की कितनी ज़िम्मेदारी है, क्या हदबंदी है, औरत की क्या ज़िम्मेदारी है। इसीलिए इस सिलसिले में जो हदीस का मफ़हूम मैं बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए कि औरत एक नया घर छोड़ के, माहौल छोड़ के, माँ बाप भाई बहन को नए घर में आती है। उस मर्द पे ज़िम्मेदारी है कि वो जिस तरह का खाए वैसे ही अच्छा खाना खिलाए। ठीक है, ये ना करे कि दोस्तों के साथ होटल में, पिकनिक पार्टियों में, तफरीहात, वो आम जिंदगी जैसे वो अपनी गुजार रहा हाँ गुजार रहा है, और घर पे आता है कहता कुछ भी बना लो बस मेरी तबीयत सही नहीं है। ज़ाहिर वो आपका सारा दिन इंतज़ार करती है। तो ये जुल्म है। एक औरत भी समझ जाती है, जाहिर है कि भाई ये हर दिन कल को आपकी भी तो बेटी होगी साहब। बिल्कुल सही, वो भी तो फिर वो चीज़ें दूसरी बात फरमाया कि जब तुम अच्छे कपड़े सिलवाओ अपने लिए तो औरत को भी अच्छा लिबास दो, उसकी भी ख्वाहिश है। ठीक है। फिर तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई कि जब औरत से कोई गलती हो जाए तो उसे बार बार ताना मत दो। इसके सॉरी, हाँ, औरत जो है ना उसकी तख्लीक पसली से हुई है। फरमाया सबसे ज़्यादा पसली में जो टेढ़ापन है वो ऊपर की पसली है। ठीक है, तो उसके अंदर कजी तो होगी। अगर कोई मर्द ये चाहे कि औरत मेरे मिजाज के ऐन मुताबिक बिल्कुल सही चले तो ये तो दुनिया में होगा नहीं। उसके काम में, उसकी बातों में कहीं ना कहीं से उसको ऐसा लगेगा कि इसने सही नहीं किया। लेकिन अल्लाह ने उसमें और खूबियाँ रखी हैं। अगर फ़ैन करे तुमुहुन्ना शैयन, अगर तुम उसकी कोई चीज़ नापसंद करते हो तो अल्लाह ने फरमाया मुमकिन है कि उसमें और दूसरी खूबियाँ भी होंगी। मसलन वो बच्चों की माँ है, अल्लाह ने उसके ज़रिए से तुम्हें बच्चे दिए। मसलन अगर ज़बान की तेज़ है तो सारा घर का काम भी संभाल रही है, या अगर काम करने में कोताही है लेकिन बहरहाल वो बच्चों को संभाल रही है या जो भी, तो उसमें खूबी और खामी दोनों होती है। और दोनों तो मर्द के लिए बराबर नहीं होती। जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने जिक्र की है, यानी औरत के 3 हुकूक हैं, जो खाओ अच्छा खिलाओ, ठीक, अच्छा लिबास अपने लिए बनाओ, उसको भी अच्छा लिबास दो, और अगर कभी उससे गलती हो जाए तो उस वक्त जो है ना लड़ाई झगड़े के बजाय एक मुनासिब वक्त पर उसको तंबीह कर दो। इसमें बार बार उसको दोहराओ मत जी। वहीं औरत की जो जिम्मेदारी यानी मर्द के हुकूक जो है ना जिसकी बुनियाद पर रिश्ता चले वो बड़ी अहम है। जो सवाल चल रहा था कि अभी जो रेशो नई नस्ल में जो हम देखते हैं कि पहले वाले में निभा होता था, आज में नहीं है। उसमें एक वजह, मेन जो वजह मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, वो ये कि आज मुझे आप ये बता दें कि कौन माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस्लामी तालीम मिले। बुनियादी तौर पर ए लेवल ओ लेवल की तरफ सब लेके जाएंगे। बुनियादी तौर पर जब बेसिक्स का ही आपको इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं होगा तो वही मुफ्ती साहब वाली बात कि बंदे को अपने इस्लामी कल्चर में बंदा, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, उसको पता ही नहीं कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या है इस्लामी, मुझे ये चीज़ इस्लामी इजाज़त देता है, ये चीज़ इस्लामी इजाज़त नहीं देता। नहीं, ये मेरे मतलब की चीज़ है, पता ही नहीं, मुझे सूट कर रही है तो ये मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये चीज़ जो ना ये मुझे इस्लामी लिहाज से ये चीज़ मुझे रिस्ट्रिक्ट करती है कि मुझे ये नहीं करना। उनको बाकी पूरी दुनिया का पता है, वेस्टर्न कल्चर का पता है, उसके ऑक्सफोर्ड के उसका निसाब का पता है, उसको सारे बिकना उसका पता है, सारी चीज़ों का पता है। एक्टिविटीज़ में भी जो माजरत के साथ जो प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक्टिविटीज़ में भी इस्लामी टच कोई स्कूल नहीं दे रहा, मेरी इतला के मुताबिक जो मैंने चीज़ें देखी हैं। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आज ही वो आज नबी की सीरत के ऊपर बात हो रही है आपकी एक्टिविटी में, उसमें जो ना वो आज जो हमारे गुज़रे साहबा हैं उनके ऊपर ये बात हो रही है, सीरत नबी पे बात हो रही है, सीरत में कुछ नहीं होगा। वो आपको बताएंगे आज ऑरेंज डे, आज रेड डे, आज पिंक डे, आज आपने ये लेकर आना, आज आपने ये लेकर आना, आज ये पहन कर आना, ऐसे आना है बस। और ये बुनियादी वजह भी है जो वही बच्चे 10-12 साल 15 साल में जवान होते हैं, वजूहात के बिना पे इंसान परवान चढ़ता है ना। अब वो या तो पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, अब वो दुनियावी चीज़ों को देखे। सर आखिर में पैगाम फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ एक अभी बात रह गई जी प्लीज, कि मर्द की जिम्मेदारियां तो वाज़ेह हो गई, इसी तरह औरत की क्या जिम्मेदारी है ताकि घर का ये माहौल सही तरह चलता रहे। तो आपने इरशाद फरमाया कि औरत दुनिया की नेमतों में ईमान और तकवा के बाद सबसे बेहतरीन नेमत है अगर वो औरत नेक साले औरत है, यानी अल्लाह की इबादत करती है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती है, माह रमज़ान के रोज़े रखती है
और शौहर की इताअत करती है तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल होता है। माशाअल्लाह। और यानी इतनी बड़ी सआदत औरत के लिए सिर्फ एक ही बात है, अल्लाह की इबादत, शौहर की इताअत। हमारे माशरे में बदकिस्मती से औरत को उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी सहेली या फिर मीडिया ये बार बार बावर कराते हैं कि अगर तुमने शौहर की हर बात मान ली तो तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम बड़ी नाकाम हो। शौहर जो कहता करती रहती हो, अरे भाई कुछ अपना भी तुम फैसला सुनाओ, चाहे गलत ही हो, बस शौहर ने सही कहा लेकिन उसको गलत करना है। इस गलती से हमारी बहुत सारी बहनें अपने हाथों से अपना घर उजाड़ती हैं। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द का ताबे किया है और उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि शौहर की मर्ज़ी और उसकी खुशी का ख्याल रखे। क्या बात है साहब, मुझे बताएं कि वक्त की कमी है, शादी भी हो जाती है तो फिर अर्श तक के मामलात होते हैं, फिर वही है तो जिनकी शादी ही नहीं होती उनके लिए ऊपर फिर क्या मामलात, कहीं कुछ प्लीज़ थोड़ा देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया खलक़नाकुम ज़ौजैन, हमने तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया है और हर एक के लिए अल्लाह ताला ने रिश्ते रखे हैं। ये और बात है कि हम तलाश ना करें, खाना रखा हुआ हम कहते हैं जी मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो कोई खाना दे ही नहीं रहा है। तो इंसान जद्दोजहद करता है, गरीब से गरीब भी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, किसी भी सूरत वो कमाता है और खाता है, पेट भरता है। तो ये कहना कि जी रिश्ते नहीं हो रहे हैं, दरअसल बात ये है ख़ास करके हमारे माशरे में बच्चियों के वालिदैन बहुत बड़ी ये गलती करते हैं कि जी हमारी बच्ची अभी पढ़ रही है, जो शादी की उम्र है वो गुजार देते हैं। फिर जब रिश्ते आना शुरू हो तो वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बराबरी देखते हैं, कहते हैं जी इसकी तालीम इतनी होनी चाहिए और इसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए और इसका ये सर बहुत से लोग कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर रही, मुझे करनी ही नहीं है शादी, या मुझे शादी, लड़का भी कहता नहीं यार मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं जिम्मेदारी क्यों उठाऊं। वक्ती तौर पर जो है ना वो एक जज्बा या जुनून होता है कि जी मैं दुनिया कमाऊँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी एंड में क्या होने वाला है और आखिर में फिर ये कि बेचारे तन्हाई में घुट घुट के परेशान हो करके अकेले अकेले रो रो के खुद ही आंसू बहाते हैं, खुद ही आंसू पोंछते हैं। सर आखिरी पैगाम आपकी तरफ से, फिर मैं वकार भाई की तरफ आऊँगा। मैं गुजारिश करूँगा कि माशरे में हमारी बहनें तहम्मुल, बुर्दबारी और दीन की तालीम को मद्देनज़र रखते हुए अपने शौहरों के साथ हुस्न सलूक करें और जिस बात पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक कदम उठाने की इजाज़त दी है कि वो दूसरी तीसरी शादी कर रहे हैं, हरगिज़ अपना घर ख़राब न करें और कोशिश करें कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जहाँ रह रही हैं रख रही हैं। शौहर जिस तरीके से, हाँ अगर जुल्म कर रहा है तो फिर बेशक आप आवाज़ बुलंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकार भाई जाते हैं प्लीज़। बात तो ये मेरे ख़िलाफ़ ही होगी जो मैं करूँगा। मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोर्टों में आकर आप अपनी जो ना वो ज़िंदगियों को, अपने जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दुनिया के सामने रखने से बेहतर है कि घर के अंदर 4 अफराद के अंदर बैठकर माँ बाप के सामने या किसी भी वेल विशर जो होता है उसको इंटरवीन करवा कर उसके अंदर आप बैठ के मसले का हल निकाल लें। फैमिली कोर्ट्स के अंदर अगर आप आते हैं तो वहाँ पर जग हंसाई वाला एक मंज़र होगा, मतलब वहाँ खड़े हो के आप वो उसके उठाएँ वो उसके उठाएँ, इसमें कुछ नहीं है। तो बेहतरी इसी में है कि बर्दाश्त की जाए चीज़ें और अपने उसको निभाया जाए ताकि इससे जो ना माशरे का तवाज़ुन बराबर रहे, बच्चों का भी भला है इसमें और मियाँ बीवी दोनों का भला है। बहुत खूबसूरत बात। वक़ार हुसैन चीमा साहब अब हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और हमारे मुफ्ती अब्दुल हन्नान समरूदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ फरमा हुए और अपनी ज़ाहिर ख्याल किया और हमने कुछ सीखा और सिखाने की कोशिश की। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लड़ने झगड़ने का कोई क्या फ़ायदा। दीन खूबसूरत सा हमारा एक सिस्टम है, उसको सीखें, पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, तालीम हासिल करें, पूरा सिलसिला उसमें लिखा है। आया कि दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। बीइंग अ मुस्लिम सब्र करें, शुक्र करें, जैसे मामला चल रहे हैं उसको तय करने की कोशिश करें। जैसे भाई ने कहा कि 4 दीवारी में मामला तय कर लीजिए, बजाय इसके कि आप माशरे आम सतह पर आ जाएं, दुनिया के सामने आ जाए। नहीं साहब, बंद कमरे में मामला तय कर लें, कमाल हो जाए। बंद घर में मामला तय हो जाए 4 लोगों में, कमाल हो जाए। सबसे बेहतर कि आप वो दरगुजर कर दीजिए। हमारे नबी को फॉलो करना है, हम नबी के पैरोकार हैं तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब पैरोकार बोल दिया हमारे आखिर नबी, तो फिर क्या कबाहत है, फिर अपनी मर्ज़ी, अपनी मनतक, ये मेरे मतलब का वो मेरे मतलब का ना कीजिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। यकीन जानिए मामला सारे सेट हो जाएंगे। ये सोच के कि मैं नहीं, मेरे पीछे मेरी फैमिली भी है, मेरे हस्बैंड भी हैं, हस्बैंड को भी चाहिए, दोनों को बेहतरीन सोचें कि बैलेंस करें, चीज़ों को बैलेंस करके चलें। बातों को, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा का मामला हो रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए, थोड़ी देर गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शैतान का काम ही है ये सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि जो कि वो इसके अंदर जो है बड़ा अपना किरदार अदा करता है। तो ये थोड़ी सोच लीजिए कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं। थोड़ी देर रुकें, देखें, समझें
क्या है, हम दोनों क्यों लड़े? तो लड़ना, गुस्सा तो हराम है और हमारे कुरान में भी लिखा, दीन में भी, अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं। तो फिर आया कि जब हम मुसलमान हैं, कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं, नमाजी परहेज़गार हैं, तो फिर छोटी छोटी बातों पे क्या लड़ना साहब। ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, ज़मीन से अर्श तक का सिलसिला जुड़ जाता है जब रिश्ते में बंधन बन जाता है और खुशियाँ सिमट जाती हैं। कोशिश की हमने सीखने, सिखाने और समझने की। यकीनन हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आपने आज कुछ फ़ायदा उठा लिया होगा और थोड़ा सब्र किया होगा। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।